जिंदाबाद। मेरा नाम राजशेखर है। राइट टू फूड कैंपेन की ओर से आज ये चर्चा वेबिनार के रूप में हम कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आज की जो चर्चा है उसका शीर्षक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद इन द फूड सिस्टम है। अ, खाद्य प्रणाली में जिस प्रकार से हितों के टकराव बीते समय से देखे जा रहे हैं, उस पर ही आज की एक चर्चा है। जब हम एक हितों के टकराव की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो बहुत ही जरूरी है बीते कुछ सालों से जो पूरी खाद्य प्रणाली है उसमें हो रहे बदलाव को देखने की, कि कैसे जो पूरी खाद्य प्रणाली जो हमेशा से एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में और उनके देखरेख में अ, हम चलती आई है, उसमें कॉरपोरेट उद्योगपतियों और कुछ चुनिंदा वो प्राइवेट प्लेयर्स का एक उसमें दखल आज के समय में देखने को मिल रहा है। बीते समय से ये एक समस्या के रूप में हमारे सामने न केवल भारत के स्तर पे बल्कि विश्व के स्तर पे देखने को मिल रहा है। 2021 में यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का फूड सिस्टम एक शिखर सम्मेलन हुआ अमेरिका में। उस शिखर सम्मेलन में भी ये देखने को मिलता है कि वो पूरा ही एक जो सम्मेलन था वो कॉरपोरेट के द्वारा ही संचालित हुआ, और कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के फायदे और हितों के लिए कई सारी चीजें उस सम्मेलन से निकल के आई। और आज जब हम उस सम्मेलन के आगे बढ़ते हैं तो हम भारत जैसे देश में भी उसका असर देखते हैं कि फूड सिस्टम के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, खाद्य प्रणाली के कई ऐसे आयाम हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं कि एक तरह का कॉरपोरेट दखल हमारी खाद्य व्यवस्था में, हमारे खान पान में देखने को मिल रहा है। तो आज की चर्चा पूरी इन्हीं सारे पहलुओं पर है। ये जो जटिल दिखने वाले जो एक मुद्दे हैं, उनको किस प्रकार से हमारे साथी जो लगातार कई वर्षों से इसके खिलाफ और काम करते आए हैं, तो उनको एक समझाने का प्रयास इस सत्र से है। तो आज की चर्चा राइट फूड कैंपेन की ओर से की जा रही है, जिसमें कई और अभियान भी साथ में जुड़े हैं, और हमारे बीच जो हमारे वक्ता भी जुड़े हैं जिनका बहुत स्वागत है। तो उनका एक इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जेम्स हेरिन जुड़े हैं, जो कि राइट टू फूड कैंपेन और नरेगा वॉच की से हैं। अ, जेम्स राइट टू फूड कैंपेन झारखंड में सक्रिय हैं और नरेगा वॉच झारखंड के भी एक, अहम सदस्य हैं। जेम्स कई वर्षों से जो राइट्स बेस्ड इश्यूज हैं और जो कानून लड़ाई है अधिकारों की, कानूनों की, उसके प्रति कई सालों से काम करते आए हैं। और न केवल झारखंड में बल्कि देश स्तर पे उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है इन सभी चीजों पर अपनी आवाज उठाने में और एक लड़ाई में अहम भूमिका निभाने में। हमारे साथ डॉक्टर वंदना प्रसाद हैं, जो कि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने भोजन के मुद्दों पर, पोषण के मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दों पर दशकों से एक बहुत ही अहम अपना योगदान दिया है। उनका जुड़ाव राइट टू फूड कैंपेन के साथ भी है और पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी के साथ भी उनका एक जुड़ाव है। हमारे साथ श्री गिरीश जालीहाल हैं, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव से उनका ताल्लुकात है। और बीते समय में श्री गिरीश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, एक्सपोज रिपोर्ट्स के रूप में हमारे सामने आए हैं, और जिन्होंने एक बड़ा सवाल अभी की केंद्र सरकार के ऊपर रखे हैं। उन्हीं में से एक जो एक्सपोज रिपोर्ट है, उस पर श्री गिरीश आज बात रखेंगे, जो कि बहुत ही अहम है। और अभियान राइट टू फूड कैंपेन भी उस मुद्दे पर काफी सक्रिय है शुरुआत से ही, और उस पर वो आज बात रखेंगे। हमारे साथ रोहित जुड़े हैं, जो कि आशा किसान स्वराज से हैं। उन्होंने जल जंगल जमीन, खेती किसानी और भोजन के मुद्दों पर कई सालों से बहुत ही सक्रिय रूप से काम करते आए हैं, और उनका जुड़ाव और भी अभियानों और नेटवर्कों के साथ इन मुद्दों पर रहा है। और आज वो एक बहुत ही जरूरी जो एक मुद्दा है, जब हम खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रणाली की बात करते हैं, तो उस पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ लेनिन रघुवंशी जी हैं, जो कि कन्वीनर हैं पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के, और उन्होंने भी कई वर्षों से खाद्य सुरक्षा, पोषण और लोगों के हक अधिकार के
ऊपर कई वर्षों से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो भी आज एक बहुत ही जरूरी पहलू जो है उस पर बात रखेंगे। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे वक्ताओं के परिचय के बाद हम शुरुआत कर सकते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जेम्स के साथ। जेम्स, आज के समय में जो जमीनी हालात हैं, खास करके जब हम साथ में आर्थिक संकट, आजीविका संकट और एक तरह से रोजगार का जो संकट है, ये सारे ही संकट मिलके एक बड़े खाद्य संकट की ओर हमें धकेल रहे हैं। खास तौर पे हाशिए पे खड़े जो हमारा एक बड़ा समाज है उसको, तो उस पर जेम्स बात रखेंगे, जमीन के जो सच्चाई है उसको बताते हुए, और फिर हम बाकी वक्ताओं के साथ आगे बढ़ेंगे। सो जेम्स, आप। लेकिन ड्राउट का डिक्लेयर जिस तरीके से किया गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो जनता के लिए या मजदूरों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई जानी थी वो नहीं चलाया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप संवेदनहीन हैं। मतलब जो सरकार है वो संवेदनहीन है कि जब आपको ये मालूम है कि अनाज नहीं हुआ खेतों में, घास नहीं हुआ पशु चारा के लिए, तो कितना कठिनाई से लोग जीवित रह रहे होंगे, इसका आपने नजरअंदाज कर दिया खाली कागज में घोषणा करके कि हाँ ड्राउट है। इस साल भी यही सिचुएशन है। पूरे अगस्त महीने तक बारिश नहीं हुई है। इसका मतलब है कि कृषि संकट कितना कठिन दौर से गुजर रहा है झारखंड में। पिछले साल भी एग्रीकल्चर नहीं हुआ, किसी तरीके से इंतजाम करके इस साल लोगों ने खेती करने का सोचा था, लेकिन बारिश चूंकि नहीं हुई तो खेती नहीं हुआ। एक तरफ खेती नहीं हुआ, दूसरी तरफ आपने अनाज नहीं दिया तो लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो ये पहली स्थिति है झारखंड के संदर्भ में। दूसरी स्थिति है कि जब हम पूरी दुनिया के स्तर पे ये कह रहे हैं कि हमको 2030 तक खाद्य संकट को दूर करना है, एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, और 2015 में ये लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, और आज 2023 खत्म होने वाला है, 24 के बाद में 6 साल बाकी रहेगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से सभी लोग जो हम लोग इस सर्किल में है, सभी लोग परिचित हैं, और दुनिया भी परिचित है कि कहाँ हम पिछले साल 121 देशों में 107वें स्थान पे थे, और इस साल हम 125 में से 111 स्थान पे पहुंच गए हैं। तो ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पूरे देश की, तो एक हिसाब से जो जंगल वाले इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वो जंगलों पर हमारा 40% निर्भरता है खाद्य सुरक्षा के मामले में, खाद्य संप्रभुता के मामले में, खाद्य विविधता के संबंध। लेकिन इन चीजों से जिस तरीके से जो जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट राइट कानून का प्रोविजन होते हुए भी लोगों को वंचित किया जा रहा है, यह भी एक तरीके से लोगों को खाद्य संकट से दूर करने का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साजिशाना हमला को मजबूर किया जा रहा है। और जंगल लगातार उजड़ते जा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने खुद संसद में, पर्यावरण मंत्रालय ने ये स्वीकार किया है कि 89,000 हेक्टेयर वन भूमि सड़क निर्माण और दूसरे करीब 25 अलग अलग परियोजनाओं के लिए डायवर्जन किया गया। तो 89,000 हेक्टेयर ये कम नहीं है। तो इस तरीके से जंगल को आप बर्बाद कर रहे हैं, और उसका खामियाजा उसके आसपास रहने वाले जो सुलभ तरीके से उनको हो रहा था, उसी तरीके तो वो उनसे छीन लिया गया है। इसी तरीके से जब हम मिट्टी के ऊपर में बात करते हैं, तो मिट्टी के जो लोग रिसर्च करते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये बताते हैं कि देश की 36.5% जमीन ऐसा है जो जिंक से प्रभावित है। जिंक की कमी है इन मिट्टी में। तो जिंक का कमी का मतलब ये हो रहा है कि हमारे शरीर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होने चाहिए वो हमारे शरीर में नहीं मिल पाएगा जब हमारा मिट्टी खराब होगा। तो इस तरीके से हर साल एक मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा क्षरण होकर के आपका सर्वनाश हो रहा है। वो नदियों के माध्यम से वो समुद्र में जा रहे हैं। तो हमारे उत्पादन पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे खाद्य संकट पर भी वो पैदावार में कमी हो रहा है। तो हमारा स्वास्थ्य भी एक तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो इन सब चीजों को कौन प्रभावित कर रहा है? एक हिसाब से आपका वही प्रभावित कर रहा है जिनको आप सब्सिडी दे रहे हैं, जिनको आप रसायन खाद के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, जिनको कंपनी स्थापित करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और अभी हम लोग झारखंड के विभिन्न हिस्सों में
में घूम रहे हैं, तो वहां हम लोगों ने देखा कि ये जो मिड डे मील में आपका सेंट्रलाइज किचन स्थापित कर रहे हैं, और सेंट्रलाइज किचन से एक तरह का खाना, और वो एक तरीके से झारखंड के लिए तो बिल्कुल ही विपरीत है। हम लोग 30 तारीख को गए थे जमशेदपुर में, वहां उन्होंने बताया कि करीब 41,000 बच्चों को हम खिला रहे हैं पिछले 2012 से, और सिर्फ वही खिला रहे हैं बिना लहसुन का, बिना प्याज का, बिना स्वाद का, जबरदस्ती बच्चों के एक नए तरह का आहार में हम उनकी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो ये जो आप कंपनी को, इस्कॉन जैसे कंपनी को आपने सब्सिडी दे करके कैसा सेटअप तैयार कराया, और वो हमारी खाद्य खाद्य जो विविधता थी, खाद्य का जो हमारा संस्कृति था, उन तमाम चीजों को आप एक चीजों कुछ ही चीजों पे केंद्रित कर रहे हैं, जो कि वहां के बच्चों को बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इस तरीके से हम देखें तो पूरा जो प्रणाली है, आपने एनएफएसए में एक हिसाब से कानूनी गारंटी को, अभी आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हम उनको फ्री में 5 साल तक खाद्यान्न देंगे, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो। 5 किलो अपने आप में कुछ भी नहीं है, जो हम लोगों ने राइट टू फूड कैंपेन के माध्यम से उठाया। और ये एनएफएसए में भी आप कौन सा आंकड़ा ले रहे हैं? आप 2011 का आंकड़ा ले रहे हैं। तो 2021 में आपने जनसंख्या नहीं कराया, तो एक हिसाब से लाखों परिवार हमारे झारखंड में, तो करीब 20 लाख व्यक्ति ऐसे हैं, करीब करीब 4.5 लाख परिवार उसमें समाहित हैं, जो कि उस योजना के लायक हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया, लेकिन आप उनको नहीं स्वीकार रहे हैं, क्योंकि आपको उनके साथ में अन्याय करना है। तो ये मुझे लगता है कि जो जो गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां के लिए भी एक तरीके से अलग राजनीतिक भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ रहा है। और झारखंड में इन सब का परिणाम ये है, 2016 से 2020 तक हम लोग कुछ आंकड़े संधारित किए हैं, जिसमें कि हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के साथ में कह सकते हैं कि 33 लोग ऐसे हैं जो खाने के अभाव के कारण में उनको जान गंवाना पड़ा है। और ऊपर से टेक्नोलॉजी आधार जिसको नहीं है, उसको भी कई बार अनाज नहीं मिल पाता है, कई बार पेंशन नहीं मिल पाता है, तो वो अलग तरीके का संकट है। तो ये मुझे लगता है कि अलग अलग जो है, वो आपका कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है, उसको आप प्रभावित कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर संकट का समय है, और इसके ऊपर में तीव्र बातचीत और बहस होनी चाहिए। शुक्रिया सबों। शुक्रिया जेम्स जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी आपने। मतलब जब हम बात करते हैं इस तरह से, जो एक तरह से दखल हम जिसकी बात कर रहे हैं हमारे पूरे खाद्य प्रणाली में, उसमें जमीनी हकीकत का जानना सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में, जिस पर बहुत ही विस्तार पूर्वक जेम्स जी ने बात रखी। इन सभी बातों का हम ट्रांसलेशन चैट बॉक्स पर करते रहेंगे। अ, अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर वंदना की तरफ। डॉक्टर वंदना, अब जो अभी जैसे बात रखी जेम्स जी ने, पूरे जो एक संकट, जो एक विस्तार पूर्वक जो बात रखा गया, जो अभी जमीन पर एक संकट हमें दिखाई दे रहा है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा या फिर खेती किसानी और लोगों की आमदनी और आजीविकाओं से जुड़ा, उसका सीधा असर हम सबसे पहला जब देखते हैं तो हमारे खान पान पर पड़ता है। तो ऐसे समय में सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? जब हम किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन की बात करते हैं तो वो कितना मतलब लोगों के हितकारक होना चाहिए, और इसमें जो हमारे जो खाद्य वस्तु हैं उसकी क्या भूमिका है, और उसमें क्या शामिल होना चाहिए, उस पर, इन सारी चीजों पर आपकी बात बहुत जरूरी होगी। तो डॉक्टर वन्ना, आप बोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने का। मैं भी सीधे मुद्दे पर ही जाऊंगी, क्योंकि 10 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते, और बातचीत तो बहुत है करने के लिए पोषण को लेके। हम लोग, कई सारे लोग जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं, हम लोग मतलब कई जमाने से चर्चाएं करते रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नई चीजों को जोड़ने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं मतलब कहना चाहती हूँ, वो जेम्स को सुनते हुए और इस अभियान का हिस्सा होते हुए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जमीनी सच्चाइयां हैं और जो विशेष प्रभावित लोग हैं, इनकी जो आवाज है वो कहीं भी किसी भी हाल में राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों तक नहीं पहुंच रही है। मतलब ये बहुत एक जरूरी चीज है समझने के लिए। और इसमें अभियान
की एक विशेष भूमिका बनती है कि कैसे हम चीजों को उभार सकें, क्योंकि हमारे देश में इतनी गैर बराबरी है और इतना विस्तार है, इतनी विविधता है कि चीजें छुप जाती हैं। तो मोटा मोटी कुछ चीजें हो रही हैं उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस की बातें हैं, वो छुप जा रही हैं, वो छुप जाती हैं। और इसका उभार जो है वो केवल आंकड़ों को देखने से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिजिटलाइजेशन और सर्वेज और इन मेथोडोलॉजीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जमीनी आवाज को उबारने का कोई तरीका नहीं है हमारे सिस्टम्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जब तक सोशल ऑडिट टाइप की चीजें जो इस अभियान ने हमेशा जिसकी मांग रखी है, जिसका हमने कानून में भी जगह बनाई थी, और जो बिखरती जा रहे हैं, जो बिल्कुल मतलब हमारी बातचीत से भी निकलती जा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है जो कि हमारे सारी स्थितियों को मतलब एक तरीके से बिखरने से रोक सकता है कि हम ये इस बात की मांग निरंतर किसी भी मुद्दे को लेकर रखें कि विकेंद्रित स्तर से पार्टिसिपेटरी, मतलब भागीदारी, जनता की भागीदारी, जनता की आवाज, सोशल ऑडिट, जिस तरीके के मैकेनिज्म्स होते हैं वो हर कार्यक्रम, हर स्कीम में इसको डिमांड करते रहना मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो जेम्स आज तो हमारे बीच में बैठ के कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी मंत्रालय में किसी सचिव के कानों में ये आवाज जाएगी? इसका क्या जरिया है हमारे पास? तो ये तो एक मोटी बात मैं एकदम शुरू में ही कहना चाहती थी कि ऐसा ना हो कि मेरा समय निकल जाए और ये बात मैं ना कह सकूं। बाकी मैं कुछ मतलब अभी क्या स्थितियां हैं पोषण कुपोषण की, और हमारे क्या कार्यक्रम हैं और उसमें क्या कार्रवाइयां रही हैं कैंपेन की, बहुत से नए लोग भी हैं, और क्या नई चीजें उभर के आ रही हैं, उस पर मैं कुछ बातें रखने की कोशिश करती हूँ। चीजें बहुत बदली नहीं है, मतलब हम पिछले अगर दशक की बात देखें तो चीजें बहुत बदली नहीं है। जहां तक पोषण कुपोषण का मामला है, आजकल हम जब तकनीकी तरह से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हम देख रहे हैं कि कई तरह के कुपोषण हमारे देश में अभी घर कर रहे हैं, और वो गरीबों को सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं। मतलब ये बात भी स्पष्ट करना जरूरी है कि वो जो सबसे ज्यादा हाशिए पे लोग हैं, उनको तीनों तरीके के ये कुपोषण जो है वो सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले तो जो हम जिस तरीके से कुपोषण को समझते हैं कि भाई पतला होना, कमजोर होना, खाने का कम मिलना, ये एक तरीके का जिसको मैं अंडर न्यूट्रिशन के नाम पे अभी उसको बोलूंगी, वो तो है ही, जमाने से रहा है। और उसमें हालांकि कुछ छोटा मोटा सुधार हो रहा है, वो सुधार बिल्कुल उस तेजी से नहीं हो रहा है जिस तेजी से मतलब इस तरीके के देश को में होना चाहिए था, जहाँ पे हम समझते हैं कि हम बहुत अगुवाई पे हैं और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। उस तरीके का सुधार नहीं दिख रहा है, और वो हम ही नहीं, मतलब सभी को इसको मान रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन सरकार इसको बार बार मतलब एक तरीके से इसको डिनाई करने की कोशिश करती रहती है कि इतनी बुरी हालत नहीं है अभी भी, अब खाद्य सुरक्षा की इतनी बुरी हालत नहीं है, और अभी कुपोषण इतना हमारे लिए इतना दिक्कतास्पद नहीं है, या फिर अगर है तो वो भारत की मतलब एक तरीके से भारत की एक अंदरूनी स्थिति है जिसमें बदलाव आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसमें आप क्यों बोल रहे हैं कि ये सुधरा नहीं है? तो मतलब भारत के लिए मानक ही अलग हो जाए, इस पे काफी जोर शोर सरकार रखती है कि ये आप मानक को ही बदल दीजिए। आप वो मानक कैसे यूज कर रहे हैं जो अमेरिका में यूज होता है या जो किसी विदेशी देश में यूज होता है, उसका मानक हम हमारे देश में कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसका तकनीकी जवाब हम लोगों ने, दीपा, मैंने और जो यहाँ पे कई सारे और लोग बैठे हैं, हम लोगों ने मिलकर करने की कोशिश की है कि वही मानक हमारे देश में भी लागू होता है। जो मानक किसी दूसरे देश में लागू होता है, वही मानक हमारे देश में भी लागू होता है। और उसी मानक को यूज करके, मतलब हम ही नहीं, हमारे अगल बगल के देश जो हमारे बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, जैसे श्रीलंका हुआ, जैसे थाईलैंड हुआ, जैसे वियतनाम हुआ, उन्हीं मानकों को यूज करके वो काफी सुधार कर पाए, जो सुधार हमने अपने देश में नहीं देखा है। तो इसको मान लेना चाहिए कि हमें और सुधार करना चाहिए, और उस सुधार करने की गुंजाइश है। तो एक बात तो ये है महत्वपूर्ण, जिसमें आपने सुनते होंगे स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ये सब मानक होते हैं कि भाई अभी भी खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम है, अभी भी कुपोषण की प्रॉब्लम है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अनीमिया जैसे जैसे जिंक का उदाहरण दिया जेम्स ने, कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं कि जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो हमारे खाने से हमको मिलने चाहिए, उसकी कमी की वजह से हमारे स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ रहा है। अनीमिया को हम सब जानते हैं, खून की कमी होना, और उसका जो भी उसके जो असर होते हैं। तो
ये भी काफी भारी, बल्कि ये तो बढ़ा ही है। मतलब ये आंकड़े अगर हम आंकड़ों को देखें तो NFHS 4 और NFHS 5 के बीच के दौरान ये बढ़ा ही है, और इसमें छोटे बच्चे और महिलाओं की स्थितियों को और खराब दिखाया गया है। अब इसमें जो अंतर्द्वंद्व है और जो दोहरापन इसमें जो दिखाई पड़ता है हमें, कि इसके कारण क्या है, पोषण कुपोषण का भी और इसका भी। और पहले मैं आपको तीसरा टाइप का जो कुपोषण हम लोग देख रहे हैं उसकी भी बात कर लूं, फिर इस पे आती हूँ कि इनमें तीनों को मिला के क्या अंतर्द्वंद चल रहा है। तो जो तीसरा टाइप का अब हम समस्या देख रहे हैं हमारे देश में, जो जिसमें खाने को लेके इतनी भारी समस्या पहले ही थी, एक नया टाइप का प्रॉब्लम जो उभर रहा है और काफी तेजी से उभर रहा है, वो है मोटापे का प्रॉब्लम, ओवरवेट का प्रॉब्लम, जिससे फिर आगे जाके डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का होना। अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास आंकड़े भी हैं कि गाँव में भी, ट्राइबल इलाकों में भी, सब जगह ये भी काफी भारी पड़ रहा है। तो ये तीनों टाइप की समस्या इकट्ठा ही हो रही हैं, और इसका सबसे बड़ी मार तो उन्हीं पे पड़ेगी जिन पे मतलब आर्थिक सबसे ज्यादा समस्या है, और जिनके पास वो पैसे भी नहीं है कि वो बार बार स्वास्थ्य की सेवाओं को उपलब्ध करें, उपलब्धता भी नहीं है, दवाई खरीदने के भी दिक्कत आती है, इत्यादि इत्यादि। और इसके जो कारक हैं वो सब हमारी गरीबी से जुड़े हुए हैं, और हमारा जो मतलब आर्थिक स्तर है और हमारा जो सामाजिक स्तर है उससे जुड़े हुए हैं, इसके सारों के कारक इकट्ठा। और इसका एक बड़ा चीज जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं इसके कारकों में ही, इसके मूल कारणों में, वो ये है कि हम खाना क्या खा रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता बिल्कुल उस कदर नहीं है जो हम समझते हैं कि हमको जरूरी है, कि हम कुपोषण को भी दूर कर सकें, हम अपना जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी अनीमिया टाइप को भी दूर कर सकें, और हम इस मोटापे को भी पार कर सकें। वो उस टाइप की गुणवत्ता हमारे पास हमारे खाने की थाली में है ही नहीं। और जो हमारे सारे कार्यक्रम हैं वो भी उसका बढ़ावा नहीं कर रहे हैं। तो हम ज्यादातर, हमारा देश क्या खा रहा है, चावल ही। अगर हम झारखंड की बात करें तो चावल ही चावल खा के जी रहा है, या फिर केवल अनाज। तो इससे हमारी जो पूर्ति है, हमारी शरीर की पूर्ति, वो नहीं हो सकती। उससे मोटापे की भी समस्या आएगी, उससे कुपोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन की भी समस्या आएगी, उससे खून की कमी इत्यादि की भी समस्या आएगी। और इसमें जुड़ता हुआ हमारी कंपनी, हमारा मार्केट की समस्या जो उभर के आ रही है, कि हमारा खाना, सस्ता खाना हमारे पास क्या मिल पा रहा है, वो बहुत धड़ल्ले से डब्बा बंद खाना या पैकेट बंद खाना, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, लेकिन उसमें कंपनियां खूब सारा पैसा निकाल के बना रही हैं। और जो अब सब जगह उपलब्ध है वो भी उतनी, मतलब जहाँ पे हमारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जंगल के अंदर के गांव में भी, लेकिन ये पैकेट का खाना, कुरकुरे, चिप्स, लेज, कोक वगैरह, पेप्सी, ये सब चीजें तो पहुंच रही हैं, स्वीट्स। और इसकी लत भी लग जाती है, और ये आसान भी लगता है कि भाई कुछ 5 रुपया दे के एक पैकेट खरीद के अपना पेट भर लो। लेकिन इससे हमारा कुपोषण, हमारा अनीमिया और हमारा जो मोटापा है, ये तीनों चीजें इकट्ठा बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक बहुत भारी, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर का इसमें एक दखल है, जो हम जिस दखल की आगे और बातचीत होगी। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा दखल है। और इसमें आप देखिए कि इन्हीं समस्याओं में जो हमारी जो प्रतिक्रिया है, मतलब एक सरकारी तौर पे क्या कार्यक्रम हम निकाल के जा रहे हैं, कि अंडर न्यूट्रिशन और मतलब के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो कि बहुत अच्छी, हम लोग बहुत अच्छा इनको मानते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, पुराने कार्यक्रम हैं, जिनको अब बचाना, बढ़ाना और उनको बेहतर बनाने का काम एक तरीके से इस कैंपेन ने निरंतर करने की कोशिश की। बचाना क्या मतलब, कि इनको खत्म ना किया जाए। बढ़ाना क्या, कि अभी तक इनकी पहुंच बहुत अच्छी नहीं है तो इनको पहुंचाया जाए, सब तक पहुंचाया जाए। और बेहतर बनाना क्या, कि इसमें जो खाना मिल रहा है, जो मोटा मोटी यही है कि भाई चावल ही चावल मिलना, या दाल चावल का ही मिलना। मतलब इसमें अंडे की मांग निरंतर रही है। इसमें ये मांग कि जहाँ पे लोग मांस खाते हैं, तो उसका मांस का आप क्यों नहीं मतलब इस्तेमाल हो सकता है। कौन सी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हम समझ रहे हैं, कि हमारे पास आंगनबाड़ी की स्कीम है, जिसमें गर्म खाना भी बनाया जाता है 3 से 5 साल के उम्र के बच्चों के लिए। हमारे लिए मध्याह्न भोजन है, जिसमें स्कूल के बच्चों को खाना मिलना होता है। फिर हमारे लिए राशन की व्यवस्था है, जिसमें अभी फिलहाल केवल अनाज ही मिल रहा है। अब थोड़ा सा हमको मोटा अनाज जिसको कहा जाता है, जिसको हम स्वस्थ अनाज कहते हैं, मिलेट्स वगैरह भी मिलना शुरू ही हुआ है, और वो भी हमारी मांग के कहने से ही। तो ये मतलब हमारी व्यवस्था है कि जिसमें हम गुणवत्तापूर्ण खाना चाह रहे हैं, जिससे तीनों चीजें सुधरेंगी, वो हमको अभी तक मतलब साफ तौर से उपलब्ध नहीं है। और इस पे भी बहुत मतलब भारी विवाद ही रहता है कि भाई
और उसमें फिर वो धार्मिक चीजें भी आ जाती है कि भाई नहीं हम अंडा नहीं दे सकते, कहीं पे कोई समुदाय जैनी समुदाय मना कर रहा है, कहीं पे कोई हिंदू समाज मना कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। हमारा कहना है कि भाई जहाँ पे लोग खाते हैं वहां पे दीजिए, जहाँ नहीं खाते वहां मत दीजिए, वहां दूसरे विकल्प करिए। लेकिन इसका कोई मतलब राष्ट्रीय स्तर पे इसका कमांड क्यों हो कहीं पे भी, ये इसकी भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जहाँ पे एनीमिया का सवाल है कि भाई आप देंगे तो वही चावल, लेकिन उसी में आप चाह रहे हैं कि भाई उसी में जिंक भी घुसेड़ दें, उसमें भी लोहा तत्व भी घुसेड़ दें, बनिस्बत इसके कि जो मांग रही है कि भाई खाने की थाली अच्छी होनी चाहिए, सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए, सबको ढंग का खाना मिलना चाहिए, जो हमारे देश में मतलब 2 साल से कम उम्र के बच्चों में केवल 11% बच्चों को मिल रहा है। मतलब इससे इससे खराब आंकड़े क्या हो सकते हैं। तो ये जो मांगे हैं जो बहुत तार्किक हैं, लेकिन ये क्योंकि इसमें पैसा लगेगा और इसमें पैसा किसी कंपनी को नहीं जाएगा, ये पैसा ये बल्कि जो हमारे आसपास की जो खेती है, जहाँ पे साग सब्जी उगती है या कोई ये उसमें जाना चाहिए। ये क्योंकि किसी बड़े मतलब पूंजीपति के पैकेट के बनाने से, मशीनीकरण से, बड़ी व्यवस्था से, बड़ी इंडस्ट्री से नहीं आएगा, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो साफ तौर से जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए चाहिए, पोषण के लिए चाहिए, वो चीजें जो अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें से हमको नहीं मिल पा रहा है। मतलब जिस टाइप की स्कीम और प्रोग्राम हमें चाहिए, हाँ वो स्कीम्स अभी 80 करोड़ तक पहुंच रही है। अगर हम आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन और पीडीएस को मिला के देखें तो 80 करोड़ तक पहुंच रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि इसकी जरूरत है, ये भी तो स्पष्ट हो रहा है ना, लोग इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। मतलब कि कम से कम 80 करोड़, अगर हम आज सेंसस कर ले तो ये शायद 1 करोड़ मतलब ये 10 करोड़ और बढ़ जाए। तो मतलब और कई करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा नहीं महसूस हो रही है, उनको ये स्कीम्स और कार्यक्रम्स की जरूरत है। और इसमें यदि हम गुणवत्ता बढ़ाते हैं तो हमारा बहुत कुछ इन तीनों पैमानों पे फायदा हो जाएगा। बहुत कुछ और कहने को है, लेकिन मेरा समय समाप्त हो गया है राज, तो मुझे लगता है कि मैं यदि यहाँ समाप्त करूं तो शायद सवाल जवाब में और मौका मिलेगा कुछ कहने जी, के लिए। शुक्रिया वंदना जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात वंदना जी ने भी रखी कि किस प्रकार से एक विकेंद्रीकरण के रूप में सरकारें जब ऐसा स्थिति हो देश का, जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से एक असमानता का एक माहौल हो, तो सरकारें एक विकेंद्रीकरण के रूप में पोषण को महत्व देते हुए एक भूमिका निभा सकती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन हो इसके जस्ट बिल्कुल ही उलट हो रहा है, और उस पर ही आगे की जो चर्चा है तो उस पर ही केंद्रित होगी और फोकस रहेगी कि अभी हमने एक तरह से जमीनी जो हकीकत है उसको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो तमाम कानून हैं वो जमीन पे इम्प्लीमेंट और मौजूद नहीं है, और उनका दोहन हो रहा है, और क्या जरूरतें हैं और उन जरूरतों को किस प्रकार से पूरा नहीं किया जा रहा है, और इनकी जगह पे जो चीजें लाई जा रही हैं उस पर ही हमारे आगे के वक्ता बात रखेंगे। तो श्री गिरीश आगे बात रखेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उनकी रिपोर्ट रही, एक पत्रकार के रूप में उन्होंने एक एक्सपोज रिपोर्ट सबके साथ, पूरे देश के साथ साझा किया, जो राइस फोर्टिफिकेशन, जो फोर्टिफाइड चावल है, जो अभी पीडीएस, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन के जरिए लोगों को दिया जा रहा है, उस पर एक बहुत ही अहम एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें ये निकल के आया कि किस प्रकार से इसमें जब हम हितों के टकराव की बात करते हैं तो बिल्कुल मुखर रूप से वो दिखता है हमें। और उस पर ही श्री गिरीश अपनी बात रखेंगे और हमें बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीजें इस देश में हो रही हैं और हमें वो एक तरह से थोपा जा रहा है। तो श्री गिरीश, अब आप आगे की बात। Thank you. Am I audible? यस। हाँ, thank you for calling me today. तो एक चीज जो मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि जेम्स जी और वंदना जी जैसे एक्सपीरियंस स्पीकर्स के बाद बोलने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है मेरे लिए कि मुझे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती है, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता हूँ आपके ऑडियंस को। सो अपॉलॉजीज शुरुआत में ही। बट मैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए काम करता हूँ, एंड जैसे कि आपने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, तो हमने कॉरपोरेट लॉबिंग, क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन, इन चीज़ों पे काफ़ी रिपोर्टिंग की है। और इसी तरह का एक पैटर्न हमें राइस फोर्टिफिकेशन के स्कीम में भी दिखाई दिया। तो फोर्टिफाइड चावल की का ये स्कीम है कि 80 करोड़ लोगों को पीडीएस में फोर्टिफाइड चावल बटेगा बाय 2024।
राइट। और फोर्टिफाइड चावल पॉपुलरली इसको प्लास्टिक राइस कहा जाता है, फॉर गुड रीजन, क्योंकि ये चावल जो फोर्टिफाइड कर्नल्स होते हैं इस चावल के, वो नॉर्मल चावल जैसे दिखते नहीं हैं। इसमें इंडस्ट्रियल न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, जो कि कंपनियां बनाती हैं, जिन पूंजीपतियों की बात वंदना जी कर रही थी कुछ देर पहले। तो दीज कंपनीज मैन्युफैक्चर दीज न्यूट्रिएंट्स जो कि चावल में ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियली। पहले इस चावल को एक आटे की तरह बनाया जाता है और फिर इसमें ये न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, फिर एक मशीन के थ्रू इसको फिर चावल के दाने जैसा एक शेप दिया जाता है और इसे नॉर्मल चावल के साथ मिक्स किया जाता है, एंड ये चावल फिर लोगों तक पहुंचाया जाता है पीडीएस के माध्यम से। तो हमने पाया कि सरकारी कागजों में काफी सारे ऑफिशियल्स ने, इंक्लूडिंग वन वेरी सीनियर ऑफिशियल ऑफ नीति आयोग, रमेश चंद जी, उन्होंने कहा था कि फोर्टिफाइड चावल का एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ऑन पीपल्स हेल्थ, पर्टिकुलरली ऑन चिल्ड्रन, मतलब खास करके बच्चों के सेहत के लिए ये हानिकारक हो सकता है, ऐसा उन्होंने ऑन फाइल कहा है, ऑन रिकॉर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता उठाता है कि जब इंटरनली भी यही बात हो रही है, सरकार के अ, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसके कुछ हेल्थ इफेक्ट्स, बुरे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, और बाहर तो ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट वंदना जी जैसे लोगों ने इस पे काफी ज्यादा आवाज उठाया है, अरुण गुप्ता जी भी है और कविता जी भी हैं, इन्होंने लगातार इसके बारे में बात किया है। तो व्हेन पब्लिकली इस पे बात हो रही है, इंटरनली फाइल पे भी यही बात बोली जा रही है, तो ये सवाल तो जरूर उठेगा कि आखिर सरकार ये स्कीम चला क्यों रही है। तो इसी पे जब हम इन्वेस्टिगेट करने लगे तो हमें समझ आया कि ये पूरा एक प्लान शुरू हुआ था 2016 में, कि जब नेटवर्क ऑफ एनजीओ जो कि नॉन प्रॉफिट्स हैं, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट्स हैं, इन्होंने मिलके मैक्सिको में एक मीटिंग की थी, और इस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें दुनिया भर में और खास करके डेवलपिंग नेशंस में जैसे इंडिया, इन देशों में और ज्यादा एडवोकेसी करने की जरूरत है, और ज्यादा हमारे फोर्टिफिकेशन वाले प्लान को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, हाँ, एम आई नहीं नॉट? अभी आ रही है आपकी आवाज। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, आवाज आ रहा है। अच्छा, कुछ मिस हुआ है क्या? शुड आई रिपीट? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए। आपकी आवाज सबको आ रही ओके है, ओके, उनकी विशेष प्रॉब्लम आ, होगी फिर। आ रही है, उनका खुद ऑलराइट, का प्रॉब्लम होगा। ओके, आवाज थैंक यू। आ रही है, आ रही है, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट। तो 2016 में इन्होंने ये मीटिंग की थी जिसमें इन्होंने प्लान किया था कि डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया में इन एनजीओज को, खास करके 6 एनजीओज हैं, इनके नाम और इनके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिया जैसे देशों में इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और ठीक एक महीने बाद, इसको आप शायद कोइंसिडेंस मान सकते हैं, इंडिया में एफएसएसएआई जो कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी है, जो कि खाद्य पदार्थों की सेफ्टी का रेगुलेशन बनाता है इंडिया में, इसने एक फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की, जो कि सरकार की एक तरह से नोडल आर्म कहा जा सकता है इसे, फॉर इम्प्लीमेंटिंग फोर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो इसकी स्थापना ठीक एक महीने बाद हुई, आफ्टर द मैक्सिको मीटिंग, राइट। एंड इस रिसोर्स सेंटर में किन लोगों का पार्टिसिपेशन था, अगर हम ये इसके बारे में जानकारी जानना चाहें, तो वही एनजीओज जिन्होंने मेक्सिको में एक महीने पहले डिसाइड किया था कि फोर्टिफिकेशन स्केल अप करना चाहिए, वो इस फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर में भी अब मौजूद हो गए थे। एंड इन्होंने हर स्टेप ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया है, फ्रॉम एविडेंस गैदरिंग की किस बेसिस पे आप फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड राइस को एक अच्छा मूव बता रहे हो कि इससे एनीमिया जैसे बीमारियों का इलाज हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनफैक्ट ये कहा था कि अनीमिया मुक्त भारत की ओर ये एक स्टेप है, राइट। तो इसके लिए आपके पास क्या एविडेंस है? इस एविडेंस में भी ये एनजीओस का इन्वॉल्वमेंट था। स्केलिंग अप ऑफ ऑपरेशंस, इसको देश भर में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको प्लान करने में इन एनजीओस का हाथ रहा है, और इसको ऑन ऑन ग्राउंड लेवल मिलर्स के साथ टेक्निकल नो हाउ के लिए भी ये एनजीओस का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और जब हमने देखा कि ये एनजीओ आखिर है कौन, इनको फंडिंग कौन दे रहा है, एक्सेट्रा,
तो हमने पाया कि इनमें एक कॉमन पैटर्न है, कि एक डच मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम रॉयल डीएसएम है। तो ये नेदरलैंड्स की कंपनी है, और इसने कई सारे एक एनजीओ तो इन्हीं का खुद का है, और इनको जिनको ये फंडिंग देते हैं। बाकी एनजीओ की बोर्ड में इनके कंपनी के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, और कुछ एनजीओ के साथ ये लोग अल्ट्रा राइस, जो कि एक फोर्टिफाइड राइस का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, वो इनके साथ डेवलप करते हैं। ये उसको फंडिंग भी करते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो इस तरह हर एक एनजीओ के तार इस नेदरलैंड्स की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी खुद जो पाउडर है जो कि न्यूट्रिशन देता है इन द फोर्टिफाइड राइस, ये जो आर्टिफिशियल पाउडर है, ये पाउडर मैन्युफैक्चर यही कंपनी करती है। तो अगर आप क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे, तो एक कंपनी जिसका कमर्शियल इंटरेस्ट है फोर्टिफिकेशन में, जो प्रीमिक्स पाउडर कहा जाता है जिसे, जिसमें आयरन होता है, विटामिन होते हैं, फॉलिक एसिड होता है, जिसे मैन्युफैक्चर जो कंपनी इस पाउडर को मैन्युफैक्चर करती है, वही कंपनी ऐसे एनजीओ को फंड करती है जो इंडिया में एक फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर में बैठे हुए हैं, प्लानिंग द पॉलिसी फॉर इंडिया। तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल इसे कह सकते हैं। और हमें ये लग सकता है कि ये मे बी दिस इज अ कोइंसिडेंस, कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी की तरह लग सकता है, बट जो हमने सरकारी फाइलों में पाया कि सरकार का ये एक्चुअली रिटर्न पॉलिसी था। तो जैसे अगर मैं बताऊं, एक फाइल नोटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के एक ऑफिशियल ने कहा था कि फोर्टिफिकेशन स्कीम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी हो सकता है कि एक अश्योर्ड मार्केट मिलेगा। जिसका ये मतलब हुआ कि आप कह रहे हो कि बने बनाए कस्टमर, 80 करोड़ लोगों को आप कस्टमर बना रहे हो फॉर अ कंपनी, और ये उन्होंने अपने फाइल में कहा था। तो इस तरह की एक पॉलिसी जो कि 2017 की अगर बात करें, तो फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर ने एक प्लान डॉक्यूमेंट भी बनाया था जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। और इसमें इन्होंने ये लाइन कहा है कि ब्रिंगिंग द क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को लेंगे, बट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द इंडस्ट्री। ये इनका प्लान था जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। तो अगर हम देखें कि डीएसएम का क्या रोल रहा है, और डीएसएम इस चीज को शायद छुपाना चाहता है, उनके लिए बैड पब्लिसिटी हो सकती है, तो दैट्स नॉट द केस। डीएसएम एक्चुअली पब्लिकली प्रोक्लेम करता है कि वो एनजीओज और सरकारों के साथ इस तरह से काम करता है, और इसका फायदा डीएसएम को हुआ है। 2021 में प्रधानमंत्री ने अगस्त 15 को इनफैक्ट अनाउंस किया था कि फूड राइस फोर्टिफिकेशन 2024 तक पूरे देश में होने वाला है। इसके ठीक 1.5 साल बाद डीएसएम का पहला प्रीमिक्स फैक्ट्री हैदराबाद में खुल जाता है। और जो डीएसएम का एक इंडिया बेस्ड कंपनी, जिसे डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इंडिया का नाम दिया गया है, अगर आप देखें कि पिछले 2-3 सालों में जब ये फोर्टिफिकेशन वाला पॉलिसी लागू हुआ है, जब फोर्टिफाइड राइस बटने लगा है, तो तब इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है अगर हम ये देखें, तो 2019-20 से 2020-21 में इस कंपनी का प्रॉफिट 60% राइज हुआ है। दिस इज आफ्टर द पॉलिसी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस कंपनी को एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल रहा है। और रही बात कि क्या सिर्फ इसी कंपनी के लिए ये पॉलिसी बना है, ऐसी बात नहीं है। जो कि सरकार ने अपने फाइल में भी कहा है कि हम इस पॉलिसी को एक इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए भी ला रहे हैं, और सरकारी कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्होंने कहा है कि कम से कम 1800 करोड़ पर ईयर का ये बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर कंपनीज ऑल अक्रॉस द बोर्ड, और जिसमें सबसे बड़ा शेयर ऑफ कोर्स डीएसएम को ही जाएगा, क्योंकि वो वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है। और ये चीज सरकार अपने फाइल में कह रही है। और उसी फाइल में जहाँ पे एविडेंस की बात हो रही है कि फोर्टिफाइड राइस क्यों हम कह रहे हैं कि ये अच्छा होगा फॉर पीपल, तो इसमें एविडेंस कहाँ से सरकार ने लाया, तो हमने ये भी देखा कि सरकारी फाइल्स में उन्होंने लिस्ट दी हुई है ऑफ रिसर्च पेपर्स, जिसके बेस पे वो बता रहे हैं कि फोर्टिफाइड चावल से अनीमिया
और अदर फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन में एक बेटरमेंट होगा, राइट। एंड ज्यादातर जो रिसर्च पेपर है ये एफिलिएटेड है इन्हीं एनजीओ से, और एक केस में वन ऑफ द रिसर्च पेपर तो सीधा सीधा डीएसएम खुद उस कंपनी से ही जुड़ा हुआ है। एंड मतलब ये ताज्जुब की बात नहीं है कि रिसर्च पेपर का कंक्लूजन क्या होगा, वो ऑब्वियसली यही बता रहा है कि फोर्टिफाइड चावल बहुत बढ़िया चीज है, राइट। बट सरकार के खुद के ऑफिशियल जो कि सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ऑन पेपर कह रहे हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट इसको सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, और दे आर मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दीज रिसर्च पेपर्स। इनफैक्ट अनदर थिंग इज जो ग्लोबली एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ऑफ रिव्यू ऑफ रिसर्च ऑन फोर्टिफिकेशन, उसे कोकरेन रिव्यू का नाम दिया गया है। इसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है इन सरकारी पेपर्स। सो आई मीन दे आर चेरी पिकिंग, मतलब वो ऐसे रिसर्च पेपर्स उठा रहे हैं जो एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट करें, और ये रिसर्च पेपर्स उन्हीं संस्थानों से जुड़ी हुई हैं जिनके तार एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो या दैट्स ब्रॉडली इट। थैंक यू। शुक्रिया शीघ्रीश, बहुत ही जरूरी ये पूरी जानकारी रही, और पूरा जो एक्सपोज रिपोर्ट तैयार किया रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने, शीघ्रीश ने, वो लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है वो आज मतलब हम सबको ही मालूम है। और बहुत ही आसान भाषा में शीघ्रीश ने बताने की भी कोशिश की, किस तरीके से एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक पूरे देश में करोड़ों लोगों के जीवन के साथ, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और बगैर किसी की रजामंदी के, बिना किसी के कंसेंट के, और तमाम सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए इस तरह की चीज लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। तो इसी तरह से और भी बाकी ऐसे आयाम हैं खाद्य प्रणाली में, जहां पे इस तरह की एक तरह से दखल कॉरपोरेट का, निजी कंपनियों का दिख रहा है, और उस पर ही हम आगे जाएंगे। तो अगले जो हमारे वक्ता हैं रोहित, वो जीएम के जो मुद्दे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो एक लंबे समय से उस पर एक लड़ाई चलती आई है, उस पर वो बात रखेंगे। आज के समय में जीएम का जो ये पूरा एक चीज है, वो सरसों जो हमारा मस्टर्ड है उसकी खेती पर भी थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर न केवल लोगों की सेहत पे बल्कि खेती किसानी पर भी एक बड़े स्तर पे पड़ने वाला है। और उसे एक तरह से फ्लड गेट के रूप में देखा जाता है कि यदि ये आ जाता है तो देश का जो पूरा खाद्य व्यवस्था है वो खत्म हो सकता है, लोगों की सेहत पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और इसमें जो हम फिर से वो हितों के टकराव की जो हम बात कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना, उस पर भी रोहित एक विस्तार पूर्वक बात रखेंगे। तो रोहित, आप बोल सकते धन्यवाद राज। तो जीएम पे बात रखने के पहले पहले मैं जीएम पर एक संक्षिप्त में परिचय भी दे दूं, जीएम क्या होता है। तो दरअसल हमारे जो भी फसलें रहती हैं, और मेरी स्लाइड इंग्लिश में रहेगी तो फिर मैं हिंदी में ही ज्यादातर अपनी बात रखूंगा। उनमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है, वो उसी प्रजाति से आगे बढ़ते हुए हमें नई फसलें मिलती हैं। पर जीएम में ये कोशिश रहती है कि कोई एक ऐसा अणु, कोई एक ऐसा जीन लाया जाए उस फसल में जिसका जो कि प्राकृतिक तौर पर उस फसल के साथ उसका मेल नहीं होगा। और अभी तक भारत में सिर्फ कपास ही है, एक ऐसी फसल है जिसमें जीएम कानूनी तौर से आया है, बीटी कपास। उसका भी परिणाम अब हमारे पास 20 साल हो गए हैं। हमने यही देखा है कि कपास की उपज कम हुई है। कपास जब से जीएम आया है, कपास में कीटनाशक और रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ा है। उसमें कपास से भी लेते हुए पूरे जो भी हमारे बहुत सारे देसी कपास का जर्म प्लाज्म था, जो नॉन जीएम वेराइटीज थी, उनको सिस्टमैटिकली हमारे खेतों से और मार्केट से और सरकारी प्रणाली से हटाया गया है। और इससे हुआ ये है कि किसानों का खर्चा बढ़ा है, और बहुत सारी जगह पे हमने ये देखा है कि जहाँ पे
एक तरह से जो किसान हत्या का जो हॉटस्पॉट बना है वो उन जगहों पर ही हुआ है जहां पर जीएम कपास आया है, जो कि बड़ी मात्रा में जहां पर किसानों की आत्महत्या हुई है। और जैसे ही अभी राज ने बताया, अभी जीएम सरसों जो है, जो कि पहली खाद्य फसल है जिसको कानूनी तरीके से लाने की कोशिश हो रही है। मैं उस पे आने से पहले लेकिन ये एफएसआई से ही बात आगे बढ़ाता हूँ जहाँ पे श्री गिरीश ने अपनी बात रोकी थी। अ, और ये एफएसएसएआई में भी जो एक जीएम फूड का जो रेगुलेशन है, वैसे तो कानूनी तौर पे हमारे भोजन में जीएम भोजन अभी तक अलाउड नहीं है, पर ये पाया गया था कुछ 2-3 साल पहले एक सीएससी की ही एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ जो कि इम्पोर्ट हो रहे हैं, उनको जाँच की गई थी, तो पाया गया था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इल्लीगली ऐसे जीएम फूड बिक रहे हैं। एफएससीआई ने उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, पर एक ड्राफ्ट जीएम रेगुलेशन वो लाने की बात कर रहे हैं। और जीएम लेकिन एफएससीआई के जो पैनल भी है, जो जीएम में, उसमें हम देखेंगे कि कई ऐसे नाम रहे हैं जो कि जीएम रिसर्च में खुद लगे हुए हैं। ये पुराने पैनल में भी देखा गया है, ये आज के पैनल जो पैनल है वो भी देखा गया है। जबकि हमें ऐसे लोग चाहिए एफएसआई के पैनल में जो कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट हों, जो कि न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हों, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स रहें। उनका काम है, एफएसआई का काम है सेफ्टी देखना। ऐसे लोग कम देखने को हमें मिले हैं पैनल में। और ये हमारी काफ़ी समय से माँग रही है, समय-समय पर ये उठाया है, पर अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटा नहीं है। अ, ये जो इम्पोर्ट वाली जो बात है, उसमें भी एक बड़ा दिलचस्प तरीका है कि किस तरह से बात आगे बढ़ी थी। इसके 2-3 ड्राफ्ट निकले थे। पहला ड्राफ्ट ये निकला था कि भारत एफएसआई का ड्राफ्ट जो निकला था, भारत जीएम फ्री फूड के ऐसे 24 फसलों को इम्पोर्ट ना करे, जहाँ पर कहीं-कहीं पर जीएम फसल उगाई गई हैं, अनलेस उनमें जीएम फ्री का सर्टिफिकेशन नहीं लगता है। इसके बाद यूएस ने और कुछ और देशों ने काफ़ी विरोध किया। यूएस का विरोध सबसे ज़्यादा इसमें रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेकंड और थर्ड ड्राफ्ट जो बना है, उसमें उन्होंने ये मॉडिफ़िकेशन किया कि आपका जब तक कि अगर 1% जीएम प्रेज़ेंस रहे, तब तक कि उसको जीएम नहीं कहा जाएगा। और जबकि हमारी लैब्स की सिचुएशन आज ये है कि 0.01% भी अगर जीएम प्रेज़ेंस रहे, तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। पर तब भी उस बात को आगे नहीं लेके गया है और ये वीक जो ड्राफ्ट है 1% जीएम का, इसको लेते हुए आगे बढ़े हैं और इसी को ये जो एफएसआई का भी एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जो बन रहा है जीएम में, उसमें वो 1% का फिगर रख रहे हैं। तो इसमें कोशिश ये है कि इसको थोड़ा वीक रखा जाए। जबकि अगर इसको स्ट्रॉन्ग रखा और यूएस के लिए ये फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि यूएस में कई सारी फसलें जीएम की उगती हैं और ख़ासकर यूएस के जो एप्पल भी जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो भी कुछ सालों से जीएम एप्पल्स यूएस में आने चालू हुए हैं। हाँ, तो ये यूएस के इन्फ्लुएंस की बात रही और एक और ये जो ड्राफ्ट एफएसआई रेगुलेशन है वैसे तो उसमें काफ़ी कमियाँ हैं, पर क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का के विषय को लेकर ही वेबिनार है, बस वही बात टच करता हूँ। कि उसमें भी उन्होंने ये नहीं रखा है कि जो कि जीएमओ डेवलपर रहे या उनके परिवार के लोग या फिर कोई जो जीएम के इंपोर्ट में रहे हैं या कुछ ऐसे लोग जो कि जीएम की प्रमोटिंग कंपनी से फंड्स वगैरह ले रहे हैं, वो लोग रेगुलेटरी बॉडी में ना रहे। तो ये भी हमने पुश करने की कोशिश की है कि जब ये ड्राफ्ट आया था इस वर्ष के शुरुआत में कि ये भी चेंज आए और भी काफ़ी सारे वीकनेसेस रहे हैं एफएसआई के जीएम रेगुलेशन ड्राफ्ट में, तो उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। दूसरी बात ये जो जीएम सरसों वाली जो बात है जिसको रखी थी राज ने, जीएम सरसों के दुष्प्रभाव तो मल्टीपल एंगल्स पे हैं। किसानों के लिए, मधुमक्खी पालकों के लिए इसकी उपज जितनी है उससे भी ज़्यादा हमारे पास किस्में हैं और तकनीकें हैं कि जो कि जीएम सरसों से ज़्यादा उपज हमें दे सके, वो हमारे पास है। लेकिन इसको ये बोल के लाया जा रहा है कि ये हमारा खनिज तेल का जो आयात है, उसको कम करने में हमें मदद देगा।
पर जैसा कि राज ने बताया कि जीएम सरसों एक तरह से ट्रोजन हॉर्स है, जिसके पीछे कई सारी, और जिसको देसी जीएम फसल बोलते हुए लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आईकार जो भारतीय कृषि रिसर्च हमारा संस्थान है, उसकी भी इसमें काफी प्रमुख भागीदारी रही थी। पर इसको भी अगर देखा जाए तो इसमें जो जीन जो एक लाया था, पहले इसको बायर के पास, इसके पास पेटेंट था, वही कंपनी जिस का मॉन्सेंटो से मर्जर हुआ है। और ये ऐसा जीएम है जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट, जो कि खरपतवार नाशक सहिष्णु है, इन्हें जिसमें आप डालेंगे तो वो खरपतवार नाशक का प्रभाव झेल सकता है, वीडिसाइड हर्बिसाइड का। और ये ऐसा हर्बिसाइड है जिसका काफी सारे प्रोडक्ट्स बायर के पास हैं। तो वही जैसे जो कि श्री गिरीश भी बता रहे थे फोर्टिफिकेशन के विषय में, यहाँ पर भी ऐसा ही विषय बनता है कि अगर आप ये जीएम फसल लेंगे तो उसमें हर्बिसाइड का आपका सेल्स जो है वो बढ़ेगा। और यही बीटी कॉटन में भी एक तरह से यही हुआ था कि कीटनाशक का जो आपका प्रयोग है, आपका रासायनिक खाद का जो प्रयोग है, वो बढ़ा था। और इसमें जो ग्राहकों के स्वास्थ्य वगैरह पे जो विषय है, इसके मैं उस पे अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये उस सत्र ये हमारे वेबिनार का टॉपिक नहीं है। ये भी था कि जीएम सरसों में वही जो कि जीएम सरसों के एप्लीकेंट थे, वही उसमें रेगुलेटर भी रहे थे। अब और ये उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, मैंने तो जब ये एप्लीकेशन डिस्कस हो रही थी तब मैंने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था। पर रेगुलेशन हमें ऐसा चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहिए जहां पर वो आपका सिर्फ ये टॉपिक की बात नहीं है, वो थॉट प्रोसेस है, वो आपका की और बातें जो बाकी रेगुलेटर्स को भी जो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अगर आप जीएम एप्लीकेंट है, देन आप रेगुलेटरी बॉडी में आप नहीं रह सकते, वो रेगुलेशन हमें चाहिए। जीएम सरसों में भी वही हुआ था जो कि बाकी जीएम फसलों में भी हमें देखने को मिलता है कि टेस्ट प्रोटोकॉल्स जो है, जो क्रॉप डेवलपर्स उन्होंने खुद ने ही टेस्ट प्रोटोकॉल्स बनाए, टेस्टिंग जो हुई है वो खुद ही क्रॉप डेवलपर्स टेस्ट करते हैं और उसका रिजल्ट रेगुलेटर्स के सामने रखते हैं। मतलब ये एक तरह से वो कि अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम अपना एग्जाम पेपर भी एक तरह से खुद बनाएं, उसका उसमें मार्क्स भी अपने आप को खुद दे, और फिर वो कैसे हमने मार्क्स दिए वो फिर हम जाके हम अपने अगर टीचर्स के सामने रख रहे हैं। ये जीएम का रेगुलेटरी प्रोसेस है, जिसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स में भी बताया गया था कि उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो हाँ, और साथ ही साथ ये जीएसी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, इनके पास खुद की इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। जो बात मैंने जीएम सरसों के लिए बोली वो यहाँ पर भी यही हालत है। और इसमें भी जैसा कि एफएससीआई के जो जीएम बॉडी है, एफएससीआई फूड पे ध्यान देती है, और जीएसी जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में जो है, ये क्रॉप्स और बीज पे ध्यान देती है। इसमें भी ऐसे लोग रहे हैं, और इसमें भी अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका जीएम क्रॉप डेवलपमेंट में या तो इन्वॉल्वमेंट रहा है, या फिर वो अलग अलग जीएम के प्रोजेक्ट्स के पीछे रहे हैं, या फिर जिनकी फंडिंग जो रही है वो जीएम क्रॉप्स वगैरह से आती है। और ये एक सुप्रीम कोर्ट की एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी रही है, जिसका ओवरऑल रिपोर्ट तो यही रहा है कि जीएम फसलों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिसमें हमें बहुत केयरफुली रहना चाहिए, हमें बहुत अपना स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। पर ऐसा जब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जब आई थी, तब गवर्नमेंट ने ऐसे एक पर्सन को डलवाया कमिटी में जिनका खुद का काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। तो ये मैंने बस, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और पर वही समय 10 मिनट का ही था, तो मैं अभी के लिए बस ये अपनी बात बस यहीं पर ही खत्म करता हूँ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, जिनका भी काफी बड़ा रोल है, फोर्टिफिकेशन में भी रहा है, वो भी उनका भी जीएम के रोल इसमें काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। जीएम राइस, गोल्डन राइस जो है, उसमें फंडिंग सपोर्ट करने के लिए IRRI जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ उसी के साथ साथ कई सारे भारत में भी
भारत में भी ये हर्बिसाइड वगैरह का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कई देशों में BMGF बायर जैसी कंपनियों के साथ भी काम कर रहा है, ऐसे अलग टेक्निक्स पे जिनसे हर्बिसाइड यूजेज बढ़े। तो मैं यहीं पर अपनी बात रोकता हूँ और इसी के साथ मैं ये GM वाला विषय समाप्त करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स रोहित। बहुत ही महत्वपूर्ण बात GM के मुद्दे पर, और अभी हाल में जो GM सरसों लाने की कोशिश है सरकार की उस पर रखी। हाँ रोहित, इफ यू वांट टू स्पीक। ओके। हाँ, तो GM सरसों के दुष्प्रभाव किस प्रकार से हमारे पूरे सिस्टम पे, हमारी सेहत पे और खेती किसानी पे पड़ेगा, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार पूर्वक बात रखने की कोशिश की रोहित ने। बहुत ही सरल भाषा में इसे बताया, और इसके पीछे जो ताकतें हैं उनका कितना अहम किरदार दिखाई दे रहा है जब हम बात करते हैं दोबारा उस हितों के टकराव की, तो वो भी हमें बिल्कुल वो सामने दिख रहा है। अगले जो हमारे वक्ता हैं लेनिन जी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखेंगे। जब हम इन सारे आयामों को हम टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही जरूरी पहल आती है जिसमें कई साथी लड़ रहे हैं उसे लागू करने के लिए। कि जैसे बन्ना जी ने बताया कि हम कुपोषण और एक खराब पोषण की स्थिति में जब गुजर रहे हैं, तो उसमें ओबेसिटी और खराब तरह से जो जंक फूड है, जो तेल मसाले का जो भोजन है, उसका भी जो सेवन है वो बढ़ा है। तो इन सब में जो पैकेज फूड है वो भी बहुत ही नकारात्मक उनका प्रभाव रहा है हमारी सेहत पर। तो उसके खिलाफ एक बड़ा पहल और एक आंदोलन के रूप में रहा है वो FOPL को लागू करने का, जिसका मतलब है फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, जिसमें हम किसी भी पैकेज जो फूड होता है, जो हमारा खाना होता है पैकेट का, उसमें आगे हम वार्निंग के रूप में ये लिखें कि इस जो भी खाने की वस्तु है, इसमें इसके सेवन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और वो चीजें इसमें मौजूद हैं। लेकिन सरकारें आज के समय में जब FSSAI इन पर बातचीत करने और इसको लागू करने की बात करनी चाहिए, उस जगह पे FSSAI हेल्थ रेटिंग्स की बात करता है कि वो इन जो भी हमारे पैकेज फूड हैं उनमें स्टार रेटिंग्स के जरिए इनको सुनिश्चित करेगा और लोगों को अवगत कराएगा कि ये किस तरह की वस्तुएं हैं। और ये स्टार रेटिंग कितना गलत है, अगर हम लोगों के पोषण का ध्यान रखना चाहते हैं, उनके सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, उस पर ही लेनिन जी एक विस्तार पूर्वक बात रखेंगे। और ये कितना एक अहम लड़ाई है जब हम सेहत की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, उस पर ही लेनिन जी अब आप बात रख सकते हैं। नमस्कार। और खास करके जेम्स ने, डॉक्टर वंदना ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखा कि जो माल न्यूट्रिशन की हम लोग तो लगातार काम करते थे, जो कुपोषण का मामला था, लेकिन जब कोविड हुआ और जब मैं 12 दिन ICU में रहा, और क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा जो है बैचलर इन आयुर्वेदा मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी में हुई थी, तो हम लोगों ने देखा कि पैकेट जो फूड है वो जो है इम्यूनिटी को लेके बहुत बुरा काम कर रहा है। और उस समय बहुत से साथी, जिस वंदना जी हैं और कई कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, डॉक्टर अरुण गुप्ता है, इन लोगों के रिसर्च को भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सरकार का डाटा है, जो NFSS डाटा है, नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे है, उसमें आप देखिए वो कह रहे हैं कि 5 साल के बच्चे, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनमें 50% 5 सालों में जो है मोटापा बढ़ गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हर 4 में एक आदमी एडल्ट, और साथ साथ जो है 6 बच्चे में एक बच्चा जो है मतलब ओवरवेट हो गया, 30 करोड़ के आसपास जो है। और 2040 तक हम जो है ये तिगुना होने जा रहे हैं। और अगर ये देखें कि एक तरफ तो हमारे पास कम्युनिकेबल डिसीज है, परंतु जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, NFS का डाटा कहता है कि 60% जो डेथ है
खाना खाने और इस तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण हो रही है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, और आपके जो है मतलब मोटापा है, और कैंसर भी है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिब्बा बंद मीट है उसको कैंसर का कारण बताते हुए उस पर पूर्ण रूप से बैन पूरी दुनिया भर में लगाने की अपील की है, और कई सरकारों ने बंद भी किया है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा खेल हुआ कि कंज्यूमर ग्रुप्स लड़ रहे थे, डॉक्टर्स लड़ रहे थे, पीडियाट्रिशियंस लड़ रहे थे, और इस बीच में हम आपको केवल एक क्रोनोलॉजी रखने की कोशिश करेंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, और उस एडवाइजरी कमेटी में आप देखेंगे 5 एनजीओस थे, और जो है 40 से ज्यादा जो है मतलब बिजनेस ग्रुप थे। अब एक ऐसी मीटिंग आप सोचने की कोशिश कीजिए, जो एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग हो रही है, जिसमें 25-30 जो है मतलब कंपनियां हो, और 5 से 7 एनजीओस के लोग हो। तो 5 और 7 एनजीओस की बात कहां तक सुनी जाएगी जो है, और 25-30 कंपनियां आपने रख दिया। आपको उसमें पीडियाट्रिशियंस रखना चाहिए था, उसमें जो है और भी डॉक्टरों के अलग ग्रुप रखना चाहिए था, एम्स को रखना चाहिए था, एनआईएन को रखना चाहिए था, कंज्यूमर ग्रुप्स को रखना चाहिए था, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट को रखना चाहिए था, और करीब करीब ये मामला बराबरी का होना चाहिए था, जिससे आईएलओ में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 1/3 जो है सरकारें हैं, 1/3 ट्रेड यूनियन है, 1/3 जो है मालिकों का संगठन है। यहाँ पे एकदम पहले ही से जो एडवाइजरी बोर्ड बना था वो बहुत ही इम्बैलेंस था, और अंदर जो है जो लोग रिटायर हुए कंपनियों से, वो एफएसआई के अंदर जो है एक्सपर्ट बन गए, उनके जो है रिसोर्स उनके ट्रेनर्स बन गए। वो उसके खेल को अगर आप समझने की कोशिश की करें तो हम दो चीजें आपको, एक तो अलार्म की तरफ जा रहे हैं, हम लोग मुशहरों के बीच में काम करते हैं। गया में और बनारस में हम लोगों ने 380 मुसहर परिवारों में जो है एक सर्वे किया, और उस सर्वे को जो है देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमको लगा कि 90% वो जो भी कमाते हैं उसका 90% वो खाने पे खर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बहुत कम होती है जो है, और उनको जो कुछ भी अभी मिल रहा है वो सब उनके लिए उतना सफिशियंट नहीं है, जो अनाज मिलता है आपको हम बता रहे हैं। परंतु पता चला कि 15% अपना जो है खर्चा वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे कर रहा है। प्रोसेस फूड तो हम लोग है, लेकिन जो मशीनों द्वारा अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसको कर रहा है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जंक फूड बंद होना चाहिए, चीजें होना चाहिए, वो एक अलग लड़ाई है और वो संघर्ष में शामिल है। यहाँ पे हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि कैसे अगर एक नीति भी बन रही है तो उसको नहीं लागू किया जा रहा है, और उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। तो वहां 15% लोगों को ये देखा गया कि 15% लोग, मुसहर समुदाय के लोग जो है अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे खर्चा कर रहे हैं, कुरकुरे के ऊपर। ऐसी 1-2 मौतें हम लोगों ने देखी कि बच्चा हाथ में कुरकुरे लेके उसकी डेथ हो गई जो है मतलब जो है। अब उनको लग रहा है कि ये कुछ है, माँ को लग रहा है, प्रचार चल रहा है बिस्किट का। अब जैसे न्यूट्री बिस्किट था, अगर स्टार जो आप बता रहे हैं, स्टार अगर रहेगा तो 2.5 होगा, परंतु अगर जो है वार्निंग लेवल होगा तो उसमें ज्यादा साल्ट भी है, उसमें ज्यादा कैलोरी भी है, उसमें ज्यादा जो है शुगर भी है, और उसमें ज्यादा फैट भी है। 4 वार्निंग होगी, और स्टार करेंगे तो 2.5। स्टार तो एक तरह से ये तो अनहेल्दी फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक अनहेल्दी फूड है। उसमें विटामिन डाल के, नट्स डाल के आप स्टार बढ़ा करके क्या करना चाह रहे हैं कि एक तरफ कुपोषण का शिकार है आदमी, वो सोच रहा है कि 10 रुपए का जो है मैं ये खा लूंगा बिस्किट तो हमारे बच्चे को पोषण मिल रहा है, पता चला और ज्यादा खतरा कर रहा है जो है। ये जो एक तरह से ट्रिपल बर्डन की जो बात है, केवल डबल ही नहीं, ट्रिपल बर्डन की बात की कोई उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट तो उसको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास उस तरह के सब्जियां, हरी सब्जियां और सब चीजें है नहीं, दाल आप देते नहीं है जो है प्रोटीन के रूप में, और जो है आजकल अंडे और इसको लेकर पूरा शाकाहारी का जो पूरा एक डाइवर्सिटी को खत्म करने का एकदम करने की जो कोशिश कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि अगर आप देखें कि 100 में से 60 लोग जो मर रहे हैं, सरकार कह रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और ये खाना खाने के इस अल्ट्रा प्रोसेस फूड उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। और स्टार जो रेटिंग आई है, वो स्टार रेटिंग खुल्लम खुल्ला तरीके से जो है न्यूजीलैंड में फेल हो गया, ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गया। फेल मॉडल आप यहाँ ला रहे हैं, क्यों लाए? क्योंकि एक तो प्रेशर जो डाल रहे थे पीडियाट्रिशियंस, राइट टू फूड कैंपेन, इस तरह के जो कैंपेन है, कंज्यूमर कैंपेन, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक लेख लिखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 14 सितंबर 2021 को एक पिटीशन दाखिल किया जो है श्री शबाना खान और श्रुति जी ने। 11 अक्टूबर 2021 को जो है इनको नोटिस हो गई जो है,
एफएसआई को हुई, फिर 9 फरवरी को, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया एफएसआई देखता है, फिर उसके बाद उनको जुलाई में हुआ। और आप देखेंगे कि सितंबर में 20 सितंबर को एफएसआई जो है सीधा सीधा जो है लेके आते हैं स्टार रेटिंग जो है, जहां के हमको पता है कि वहां पे एडवाइजरी ग्रुप के अंदर जो एनजीओस के लोग थे वो लगातार विरोध कर रहे थे कि स्टार रेटिंग अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, साइंस बेस्ड नहीं है, और ये एक तरह से अनहेल्दी फूड को हेल्दी बना करके बेचने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और आपको पता है बारबरा ने कहा था डेमोक्रेसी प्रिफर्स मार्केट, मार्केट डजंट प्रिफर्स डेमोक्रेसी है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिकन थिंकर्स ने बोला है, और अभी की जो सरकार है उसमें केवल एक बात खाली कहेंगे कि कल्चर ऑफ साइलेंस इनको चाहिए, इम्प्यूनिटी भी चाहिए, और उधर जात व्यवस्था में भी था, पितृसत्ता में भी था। जो बचा कुचा हमारा पितृसत्ता और जात व्यवस्था है, उसने जो ऐसा गठजोड़ जो है न्यू लिबरल के साथ करके कारपेट फासिज्म बनाया, उसका खेल चल रहा है। उसके खेल में ये दिखाई दिया कि 5 नोटिस होने के बाद हम लोगों ने जितनी रिपोर्ट थी, कुछ रिपोर्ट्स आई, इन्होंने किसकी रिपोर्ट ली? इन्होंने जो है एफएसआई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम की रिपोर्ट ली। भाई आईआईएम कोई न्यूट्रिशन बॉडी है? इसका तो खुद ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है जो है कॉर्पोरेट के साथ, कॉर्पोरेट के लिए आदमी निकालने वाला है। और वो जो है उसने कह दिया कि हेल्थ स्टार रेटिंग होना चाहिए। पूरे अगर रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो तारीफ जो है मतलब वार्निंग लेवल की, और बाद में एक पैरा में आके कह दे रहा है कि स्टार लेवल होना चाहिए। उसके बाद जो है ऑल इंडिया एम्स ने, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज जो मुंबई में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन जो भारत सरकार का है हैदराबाद में, इन सब ने वार्निंग लेवल की बात कही। और जो पीडियाट्रिशियन है जैसे बंदा जी है, अरुण गुप्ता है, इस तरह के जो लोग हैं, इनका जो ग्रुप है नापी और बीपीएनआई, ये सब लोग जो है लगातार साइंटिफिकली विथ रिसर्च बोल रहे हैं। और दुनिया के जो बीएमजे में सब जगह रिसर्च छपे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, सबका कहना है कि वार्निंग लेवल होना चाहिए। अब ये लोग क्या किए कि एक अलग नोटिस आई है अभी 31 मई 2023 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया एफएसआई को, और कहा कि 3 महीने में हमको रिपोर्ट्स दो। तुमने जो है ये रिपोर्ट्स की है वो ठीक है, परंतु जो है लोगों ने जो कमेंट किया है 4750 तो हम लोगों ने कमेंट भेजा है, और हमारे जो ग्रुप है ये बीपीएनआई और वाईएस और ये पीपल और सब ले करके कट्स, इन लोगों ने जो है करीब करीब 17,000 जो है रिपोर्ट कमेंट्स भेजे हैं। अब ये 17,000 कमेंट जो है चले गए, और अभी तक ये इसका केवल वो अभी तक इसका एनालिसिस नहीं लाए। और साफ साफ मानवाधिकार आयोग ने 31/5/2023 को बोला है कि आप झूठ बोल रहे हैं, स्टार लेवल मूर्ख बनाने की बात है, उसमें नट्स डाल के, विटामिन डाल करके लोगों को और बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के, और खासकर बच्चों और यूथ के और माओ के स्वास्थ्य को लेकर के आप एकदम चिंतित नहीं है। और ये कहा है कि जो कुछ भी ये रिपोर्ट्स गई है, जिसमें हमने आपको बताया कि एम्स की, एनआईएन की रिपोर्ट्स, और जो पीडियाट्रिशियंस हमारे लोगों की रिपोर्ट्स है जंक फूड्स को लेकर के, बीएपएनआई है, नापी ने जो सब रिपोर्ट्स भेजी, वो सब रिपोर्ट्स वहां लगी हुई है। डॉक्टर पांड्या की भी रिपोर्ट लगी हुई है जिसमें साफ साफ वार्निंग लेवल की बातचीत की गई है। परंतु ऐसा चुप है एफएसआई कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। और वहां सुना है कि न्यूट्रिशन पे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस को फाइनेंस कर रहा है कोका कोला, यूनिलीवर। अरे भाई अजीब बात है, मतलब जो है मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है, इतना टैक्स का पैसा है हमारा जो है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम लोगों ने इंडस्ट्री के साथ बात किया, भारत की जो इंडस्ट्रीज है उन लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो वार्निंग लेवल के साथ जाना चाहते हैं, सरकार हमें मदद करे, क्योंकि अगर वार्निंग लेवल के साथ जाएंगे एनसीडी कम होगा तो उसका जो खर्चा बचेगा वो उसके प्रचार पे खर्च किया जाए जो है। और वार्निंग लेवल जो है बहुत साफ साफ हो, चिन्ह के आधार पे हो और स्थानीय भाषाओं में हो। पता चला है कि वार्निंग लेवल में, क्योंकि आदमी 1 सेकंड से 2 से 3 सेकंड से ज्यादा 7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाता खरीदने में, अगर अल्ट्रा प्रोसेस फूड कर रहा है, पैकेट फूड खरीद रहा है। तो ऐसी स्थिति में एफएसआई ने पूर्ण रूपेण से अगर आप देखें कि एक चुप्पी की है, ये कल्चर ऑफ साइलेंस है, ये इम्प्यूनिटी लेना चाहते हैं, इनका पूरा का पूरा गठजोड़ है। इसको लेकर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी अभी हम लोगों ने लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, अभी एकदम पूरा चुप है। आरटीआई का लिखा पुखा जवाब देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री को लिख दीजिए, किसी को लिख दीजिए, अब वो एकदम लिखा हुआ जवाब देते हैं कि अभी हम लोग जो है देख रहे हैं हमारा साइंटिफिक पैनल। अरे भाई साइंटिफिक पैनल में एनआईएन से बड़ा क्या है?
आपके आपके एम्स से बड़ा क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज आप ही का है, वो बोल रहा है वार्निंग लेवल जो है। तो अब इनकी इनकी बात, और जितनी एसोसिएशन है पीडियाट्रिशियन से लेके सब लोग बोल रहे हैं। तो अगर ये सब साइंटिफिक रिपोर्ट आ चुकी है तो हमको लगता है कि आप देरी क्यों कर रहे हो, और 2 से 4 साल क्यों करेंगे? 1 से 2 साल मैक्सिमम। हम मानना है कि 1 साल में आप कीजिए, 6 महीने में आप पैकेट बदल देते हैं। अभी कोई चीज जो है मतलब प्रॉफिट कमाना हो, पता चले कि मार्केट में कुछ नहीं, पैकेट 2 महीने में बदल जाते हैं, और आप जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए हम केवल इतनी बात रख करके करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा वहां पे जो बैठा हुआ जो समूह है कॉर्पोरेट्स का, एफएसआई उसके कंट्रोल में है। बल्कि वो जो लॉ भी लाया है बच्चों के लिए, कॉलेज में आया है कि 100 मीटर की दूरी तक जो है अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं बंटना चाहिए, उसका भी प्रचार वो किसी लेवल पे नहीं करता। उससे पूछिए कि कितने चीफ सेक्रेटरी को आपने चिट्ठी लिखा है, कितनी कंप्लायंस रिपोर्ट आपने मांगी है, ट्रांस फैट को लेकर के आज आपने कितनी कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। केवल ये एक तरह से है कि घोषणा कर दिया, और उसके इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये जो वार्निंग लेवल की जगह सीधा सीधा स्टार लेवल लाया गया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि 100 में से आपकी रिपोर्ट कह रही है, सरकार की रिपोर्ट कह रही है, 100 में से 60 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मर रहे हैं। और जो है कोविड के इंजेक्शन और इन चीजों के बाद तो हालत और ज्यादा खराब है, उसको लेकर और बहुत सी कंट्रोवर्सी है। इसलिए जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे इमीडिएट वार्निंग लेवल शुरू होना चाहिए। शुक्रिया लेनिन जी। बहुत ही एक जरूरी बात रखी, जो बोला कि कल्चर ऑफ साइलेंस की जो बात है, और कॉर्पोरेट फासिस्ट का गठजोड़ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इन तमाम चीजों पे। जितनी भी आज चर्चा हम लोगों ने की, जितने भी आयाम पर, उन सभी में ये देखने को मिला है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर किस तरीके से एक कॉर्पोरेट ताकतों का, बाहरी ताकतों का एक बड़ा प्रभाव है और एक डोमिनेंस है, और वही उन्हें चला रही हैं। और इसका असर ये हो रहा है, जैसा लेनिन जी ने बताया, कि मूलतः जो सबसे हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है इस देश का, वो सबसे ज्यादा इसका असर झेल रहा है, दुष्प्रभाव झेल रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाह बहुत रहा हूं कि ऑलरेडी सॉरी इसलिए कि करीब करीब 60 से ज्यादा एमपीज जो है सेंसिटाइज किए गए, 12 से ज्यादा लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, एमपीज ने, मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री। बिल्कुल। वो सभी जगह हम देख रहे हैं, जब हम फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उस वहां भी इसी तरह से चीजें दिख रही हैं कि जो संस्थाएं हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रही हैं। और जीएम के मुद्दे पर हो, चाहे कोई भी अन्य जो मुद्दा, अगर हम सिर्फ यहाँ खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं और फूड सिस्टम की बात कर रहे हैं तब, और इसी प्रकार से जो बाकी चीजें हैं इस देश में आज आज के समय में, वर्तमान में, वहां भी इसी तरह की चीजें दिखाई देती हुई नजर आ रही। किसी साथी के सवाल हो तो पूछ सकते हैं हमारे वक्ताओं से। हाँ, कोई सवाल पूछना चाहता है तो। हाँ। हाँ। मैं अरुण उड़ीसा से। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है, एक्चुअली इसको लेके हम लोग को कैसे लोगों के पास जाएंगे, उनको उनकी जानकारी के लिए, और हम क्या रणनीति बनाएंगे राइट टू फूड कैंपेन की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर, कि कैसे हम लोग को ये जो सारी प्रक्रिया चल रहा है उसको कैसे रोके, और बड़े लेवल पे हम कैसे एक अवेयरनेस जनरेट कर पाएंगे, जो ये बात लोगों के एंड तक कैसे जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हम कैसे उसको जूझ पाएंगे, ये थोड़ा प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू अरुण, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। एंड आज जो भी चर्चाएं हुई जिन भी मुद्दों पर, उनमें राइट टू फूड कैंपेन का भी एक अहम किरदार रहा है। चाहे वो फोर्टिफिकेशन की लड़ाई हो, तो वो भी एक राइट टू फूड कैंपेन के झारखंड के सम्मेलन में वो एक सवाल उठा था कि ये चावल इस तरह का दिया जा रहा है। और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग की, और फिर पत्रकार साथी श्री गिरीश ने एक्सपोज किया अभी
अनुमेहा जो एक और पत्रकार हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही विस्तार से एक रिपोर्ट निकाली। और हम कोर्ट के जरिए भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में वो केस भी चल रहा है। इसी तरीके से जीएम का जो मुद्दा है वो भी हम बाकी जो अभियान है, नेटवर्क है, उनके साथ लड़ रहे हैं। और ये एफओपीएल का भी मुद्दा, और लोगों तक बात पहुंचाना सबसे जरूरी है। और उसे जितना हम आसान भाषा में और सरल तरीके से पहुंचा पाए वो सबसे जरूरी है। ये वेबिनार भी उसी दिशा में एक काम था, वो और भी करना जरूरी है, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि ये एक छोटा छोटा जैसे लिफलेट टाइप का हम लोग बनाएंगे, तो हम भी उसको उड़िया में करके हमारे लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देने से अच्छा रहेगा। राज, मेरा ये सवाल, जेम्स जी और वंदना मैम ने कहा था कि वो मेरे सवाल का जवाब देंगी। मेरा सवाल फिर से वही था, और जेम्स जी ने इस तरफ इशारा भी किया था कि बायोमेट्रिक की वजह से जो है बहुत परेशानियां आ रही हैं, और लोगों को सितंबर और अगस्त में राशन नहीं दिया गया है झारखंड के अंदर। तो क्या ये जो सरकारी दावे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये इनकी क्या जमीनी हकीकत है? हाँ, एक और हम सवाल ले लेते हैं, फिर हम जाते हैं सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी से। किसी ने हाथ खड़ा किया, आप सवाल पूछ जी, सकते हैं। जी। मैं राजेश झा सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी से बात कर रहा हूँ। मैं कैसे कहूँ, ये सवाल है या क्या, जेम्स जी को मैं सुन रहा था। राइट टू फूड कैंपेन में हमारी भूमिका लगातार रही है। मैं बार बार फूड सॉवरेनिटी की बात सोचता हूँ, क्योंकि ये हम सब जान रहे हैं कि सरकार जो है, उनके जो सर्विसेज हैं, लैप्सेस होते हैं, उनके इंटरेस्ट हैं। वोट में भी वो यही बात कहते हैं, लाल किले पे भी यही बात कहते हैं कि मैंने इतने को राशन दे दिया, और हम लोग उस पे बह जाते हैं। मेरा ये मानना है। सॉरी अगर किसी को हर्ट करे तो हमें माफ कीजिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। राइट टू फूड कैंपेन के लिए हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें जो कमियां हैं, हम कहते हैं कि वो बात करनी ही चाहिए। वो इसलिए भी कि हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य में कहलाती है, और उसका ढिंढोरा भी पीटती है, हमें कहना ही चाहिए। क्या हम लोग खाद्य संप्रभुता की बात करेंगे? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब जेम्स जी ने इशारा किया कि मिड डे मील में एक खास तरह का खाना सबको खिलाया जा रहा है और वो सही नहीं है, तो क्या हम लोग एग्रो इकोलॉजी के हिसाब से, चूंकि ये जो मानव व्यवस्था है, जो खाद्य श्रृंखला है, स्थानीयता के आधार पर प्राकृतिक रूप से, सॉरी माइक ऑन हो, तो एग्रो इकोलॉजी के हिसाब से हमारे पास जो नेचुरली अवेलेबल फूड, जो हमारे जंगलों में, हमारे खेतों में जो हम बिना लगाए खाते थे, उसकी बात क्यों नहीं करता है राइट टू फूड कैंपेन? क्योंकि लोग अपना खाना खुद से चुने। कहीं ना कहीं हम हाथ फैलाने वालों की जमात को ना चाहते हुए भी इस पर चर्चा करके सरकारी गतिविधियों में, जिसमें इतनी खामियां हैं, जितना जीएम हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात किए, अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हमारे भारतीय खानों में कहाँ कहाँ पोषण तत्व आप थोड़ा कितना है। संक्षिप्त में थोड़ा खत्म करेंगे जी, प्लीज। मैं सॉरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि स्थानीयता के आधार पर लोग खुद अपने खाने को समझें, खाएं, जो हम कहीं ना बिल्कुल। कहीं छोड़ चुके हैं, और हम सरकारी द्वारा दिए गए योजनाओं के तहत खाद्यान्न पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो क्या हम सबकी जिम्मेवारी ये होगी कि हम लोग स्थानीय खाद्य चीजों को प्रचार प्रसार करें, और सरकार को भी कहें कि आप उसको अपने खाने में, अपने स्कीम में इस्तेमाल करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं उड़ीसा से पंचानन प्रधान कुछ आत्मशक्ति ट्रस्ट कुछ बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे गंभीर बात चल रहा है, और गंभीरता के साथ हम लोग इसको लेना है, क्योंकि तकलीफ हम लोग आम आदमी ही सामना कर रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि अभी जो मतलब
2024 जो जनरल इलेक्शन आ रहा है, इससे आगे हम देश भर बिल्कुल एक पीपुल्स मैनिफेस्टो बना के इस सारे मुद्दे को लोगों के सामने लाना सही होगा। और जो हम लोग का जो डिमांड है, जो जो इंटीग्रिटी में हम जा रहे हैं, ये सारे लोगों को पता करने के बाद इसको मैनिफेस्टो की रूप में हम सामने लाएंगे तो अच्छा होगा। ये मेरा सुझाव है, ये जरूरी भी है। थैंक्स। थैंक यू। हाँ, अभी हम सवाल थोड़ा रुक के लेंगे। एक बार 2 सवाल आए हैं, उन पर जवाब लेते हैं। पहला आसिफ का जो सवाल था, उस पर जेम्स जी, वंदना जी, दोनों ही पे आप दोनों लोग बात रख पाए। वंदना जी, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, यदि आप पहले बोलना चाहें तो प्लीज जेम्स। हाँ, बोल दीजिए आप ही। 2 चीजें, एक तो ये 80 करोड़ 81 करोड़ का जो मामला है, ये मैंने भी बताया था कि वो कैसे बोला जा रहा है। वो पीडीएस, मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी स्कीम के बेनिफिशियरीज को मिला के 81 करोड़ मतलब आंकड़ों में बनता है सरकारी कागजात पे। और इसकी मतलब इन सारी स्कीम्स की आउटरीच हम लोग मानते हैं कि अगर ये सारे जो रजिस्टर्ड है उन सबको 100% भी मिले तो 60% 70% इसकी आउटरीच है उन लोगों तक। मतलब अभी भी कुछ छूट रह रही है जिनकी, जो कि क्वालिफाई करते हैं, मतलब जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी और जो कि नहीं रजिस्टर्ड है। तो एक तो वो घटाव है जो कि गिना ही नहीं जा रहा है क्योंकि सेंसस ही नहीं हुआ है इत्यादि। तो वो एक मामला है। और दूसरा मामला है कि एक्चुअली कितना आवंटन हो रहा है, वो मतलब दैट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स इशू टू टू आंसर। और हम तो मतलब पता है कि इसमें सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये बहुत खराब भी नहीं है। मतलब ये भी कहना पड़ेगा कि ये इतने दशकों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, और हम लोग सब इसमें बहुत भारी रूप से जुड़े रहे हैं। तो एक तरीके से इसमें कोई ज्यादा गिरावट आई हो ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कुछ हुआ होगा तो शायद थोड़ा सुधार ही हुआ होगा, लेकिन इसमें अभी आगे जाने की बहुत गुंजाइश है और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। मतलब ये महत्वपूर्ण मामला है इस पे। बट 81 करोड़ वो अगर आप गिनते हैं रजिस्ट्रेशन को तो बनता है वो। इट्स स्टिल नॉट इनफ। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। द सेकंड थिंग इज कि जो सीडब्ल्यूएस के साथी ने बोला उसमें मैं कुछ 2 चीजें कहना चाहती हूँ। एक तो कि एग्रो इकोलॉजी हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये हाल में ही हम लोग इसको समझने की कोशिश किए हैं। और संप्रभुता का मामला भी आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब ये हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही हम इस मुद्दे को आगे रखते हुए काम किए हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जल जंगल जमीन पे तो काम रहा ही है। मतलब जंगल की बात जेम्स ने भी काफी विस्तार से 10 मिनट में जितना हो सका था उसने कही ही थी। हमारा किसानी मतलब किसान संगठनों के साथ जो वास्ता है वो राइट टू फूड कैंपेन का बढ़ा ही है। और हम जैसे लोग जो मतलब मैं एक न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से आ रही हूँ, मेरा पिछले मुझे लगता है कि 3 सालों में जितना मैंने किसान अभियान के साथ मिलके बातचीत रखी है पोषण कुपोषण की, वो पहले नहीं था। तो हम इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जो क्लाइमेट चेंज के मामले हैं उसमें जेम्स ने भी शुरू से ही कह दिया था, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको कहना चाहूंगी कि साथी मतलब ये देश कई प्रकार का है। हमारा जो दिल्ली में स्लम में बस्ती में बैठा हुआ है वो जाके खुद अपना खाना नहीं बना सकता, पका मतलब उगा नहीं सकता और जाके चुन भी नहीं सकता है। तो सब जगह हालात एक जैसे नहीं है। मतलब आपको थोड़ा इसको कॉम्प्रिहेंसिवली सोचने की जरूरत है। एक तो ये बात कि अर्बन सिनारियो में जहाँ पे लोगों के पास वहां पे उनके आसपास जमीन नहीं है कि वो खाना उगा सके, वो मामला भी है। और अब शहरी गरीबी जो है वो गरीबों की 50% तकरीबन है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अब जो किसानी की स्थितियां थी वो भी बदलती जा रही है। एक तो वो बात है। और दूसरा कि इस बात पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि हम हाथ फैला रहे हैं जब हम सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम हमारा है, हमारे पैसों से चलता है। यदि हम इसको मानना शुरू कर दे कि ये हाथ फैलाना हुआ तो वही फिर रेवड़ी वाली बात आ जाती है। फिर नहीं, ये हाथ फैलाना नहीं है। सरकार का काम है कि वो ऐसे कार्यक्रम चलाए ना। उसको स्कूल चलाना है, अस्पताल चलाना है, आंगनबाड़ी चलाना है, स्कूल में मध्याह्न भोजन देना है। ये कोई हाथ फैलाना, ये कोई भिखमंगी या ये कोई भी ये मुफ्त नहीं है ये सेवाएं। तो मतलब ये मैं इस डिस्कोर्स से बाहर निकलना चाहती हूँ कि ये कोई हाथ फैलाने वाली बात है। सीरियसली आई थिंक दैट दिस इज गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ। दीज आर आवर प्रोग्राम्स व्हिच वी नीड। हम सरकार से सेवाएं चलवाना चाहते हैं और हमें ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए कि हमारी सारी स्कीम्स एंड कार्यक्रम में जितने रिकमेंडेशंस कभी भी उठाए हैं उसमें विकेंद्रित होना
और मतलब स्थानीय चीजों का उपयोग, ये शुरू से ही हमारे रिकमेंडेशंस का हिस्सा बराबर में रहा है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि हमारी कोई कमी नहीं रही है। हम विकेंद्रित कार्यक्रम चलाने की बात ही इस तरीके से रखते हैं कि भाई वो कल्चरली भी मतलब जो लोग जैसा खाना खाना चाहते हैं उनकी उसमें उनकी वो खुद ही सुनिश्चित कर पाए कि वो कैसा खाना खाना चाहते हैं, और वो कोई दूर दराज पहले खाना सारा कहीं और केंद्रित हो और फिर वहां से अनाज दौड़ता हुआ आए और उसमें सारा खर्चा भी हो और खराबी भी हो, हम वो नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि हमको स्थानीय तौर से ही चाहिए, और हमको खाने में विविधता चाहिए। हमको अलग अलग तरीके 100 अलग तरीके के प्रकार के चावल चाहिए, हमको 1000 अलग तरीके के मोटा अनाज चाहिए। ये स्वास्थ्य और पोषण में हम लोग बखूबी समझने की मतलब कोशिश किए हैं, और इसमें तो पूरी तरह से साथ है यदि यही इंटरप्रिटेशन की बात हो। लेकिन सब कोई खुद अपना खाना नहीं उगा पाएगा इस देश में, हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे सबके लिए खाना उपलब्ध होगा। और सरकारी सेवाएं मुझे लगता है हमारा अधिकार है, आज अधिकारों की बात हो रही है तो ये हमारा अधिकार है, और सरकार को हमारी सेवाओं को चलाना चाहिए जब तक कि उनकी जरूरत हो। जिस समय में अब जरूरत नहीं होगी पीडीएस की, बहुत से लोग हैं हमारे समाज में अब वो पीडीएस राशन को मतलब स्वयं उसको नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। तो लेट अस सेल्फ एक्सक्लूड रादर देन से कि मतलब सरकार इनको कम करे, क्योंकि सरकार तो चाह ही रही है यही बात कहना कि भाई सब लोग अपना अपना ख्याल खुद रख ले, स्वाधीनता हो और हम पीछे हट जाएं। लेकिन फिर आपने वो मतलब व्यवस्था तो नहीं बनाई जब सब कोई ऐसा कर सकता था। तो सब कोई अपना स्कूल नहीं चला सकता, सब कोई अपना अस्पताल नहीं चला सकता, और सब कोई अपनी आंगनवाड़ी नहीं चला सकता, सब कोई अपना मतलब, और सब कोई को भोजन की व्यवस्थाओं की भी जरूरत। जब कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें क्योंकि जेंडर की बात कहीं नहीं आई है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, समय निकल गया था, लेकिन ये सारी खाद्य व्यवस्था में और इसमें महिलाओं की भागीदारी, मतलब आप सारे जो कुक्स को देख लीजिए, मध्याह्न भोजन हो चाहे आंगनवाड़ी, उनको तो कोई सैलरी नहीं मिल रही है। सारा महिलाओं का लेबर जो है वो एक तरीके से फ्री लेबर इसमें यूज हो रहा है, और घर परिवारों में भी। तो हमें खाने की व्यवस्था, अच्छे खाने की व्यवस्था कैसे होगी जिसमें जेंडर का भी मामला सोच लीजिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का भी मामला सोच लीजिए, और जिसमें कम्युनिटी सामुदायिक स्तर पे हम उन सभी लोगों का ख्याल रख सकें जो कि खुद अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और हम जो अर्बनाइजेशन है उसका भी ख्याल रख सकें। ये कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, मेरे पास भी सब सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा और हमको सोचने की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। मैं सिर्फ इसमें दो चीज ऐड कर देना चाहता हूँ राजेश जी के बातों पे। एक ये जो बात है सिर्फ रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है, बल्कि आप एनएफएसए कानून में देखेंगे तो ऑलरेडी गेहूं चावल के साथ में मोटे अनाज की भी बात की गई है, लेकिन आज तक उसको सरकारों ने लागू नहीं किया है। तो ये राइट्स की बात है। दूसरा, जब एनएफएसए का ही एनेक्सर 3 में आप जाएंगे तो पूरे एग्रीकल्चर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर और आसपास की जो चीजें हैं, विकेंद्रीकरण है, ये सारी बातें लिखी गई है। और उन तमाम चीजों के ऊपर में राइट टू फूड कैंपेन और इस तरीके के लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं, और पीडीएस में दाल और तेल भी शामिल करने की बात करते रहे हैं। कई बार सरकार निर्णय लेकर के भी दाल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाई है। तो ये पूरा सरकार की जवाबदेही है, ये ऐसा हम लोग मानते हैं। और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट सरकार को ही करनी है। अगर मान लीजिए एनेक्सर 3 में एग्रीकल्चर को ठीक करने की बात कही गई है, लोकल फूड को प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई है, तब वो फिर लोकल फूड सिस्टम में इंक्लूड होगा। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो उसी को करना है, पॉलिसी डिसीजन भी लेना है, तो एक्ट का पार्ट है, कोई हमारा अपनी बात नहीं जी। जितेंद्र जी, हाँ आप सवाल। हाँ हाँ, जिंदाबाद सभी को। बात ये था कि हम वंदना दीदी की बात से हम सहमत है, और जेम्स भाई ने बताया है उस पे भी सहमत है, क्योंकि राजेश भाई जो बोल रहे थे कि अलग अलग तरह का जो सोच है कि हम वहाँ का खाना चुने खुद से, तो हम ये बात कह रहे हैं कि आज के जमाने में सिर्फ हम लोग नारा लेते हैं लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़का ग्राम सभा, पर ग्राम सभा में भी, ग्राम सभा का सरपंच रह चुके हैं हम, ग्राम सभा का भी मान्यता नहीं दिया जाता है जो गांव में भी तय कर सके लोग, ये भी नहीं दिया जाता। दूसरी बात की संसाधन का भी बंटवारा उस तरह नहीं है। बहुत लोग जमीन कागज पे कागज घर में रखा हुआ बक्सा में, पर वो जमीन पर अभी तक नहीं है, वो इस तरह से है, तो वो कैसे उगाएगा। दूसरा कि जो मजदूर अभी जो बोले, दीदी बोल रही थी अभी कि रोड पे रह रहा है, उसको कैसे मिलेगा।
कि किसी ने, और दूसरी बात और है, किसी राज्य में फल उगता है तो किसी राज्य में चावल उगता है तो किसी राज्य में कुछ उगता है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ फल ही खा के रहेंगे और या हम चावल खा के रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। हर एक राज्य में अलग अलग तरह का उपजाऊ है, फसल है। कहीं कपास उग रहा है तो हम क्या करें, कपास तय करें? नहीं, ये सरकार के जवाबदेही है कि जो बोले जेम्स भाई की सरकार उसको कैसे सब जगह पूरा करेगा, वो जवाबदेही। और हम लोगों ने नारा भी करते थे कि एपीएल बीपीएल खत्म करो, सबको राशन पेंशन दो। दूसरी बात की ये 5 किलो वाला गारंटी हम तो सहमत नहीं है, क्योंकि लोग 3 टाइम एक दिन में 3 टाइम खाना खाता है। 3 टाइम ने हमने गांव में मीटिंग करके तय किया है, लोगों से पूछा है तो लोगों से जवाब आया है कि 3 टाइम में कोई बोला 3 पौवा खाते हैं, कोई बोला 1 किलो खाते हैं तीनों टाइम से, कोई बोला 1.5 किलो मेहनत के हिसाब से खाते हैं। छोड़ दीजिए 3 पौवा बात कर देते हैं, 1.5 किलो बाद बीच में 1 किलो रहता है। अगर रोज खाते हैं 1 किलो तीनों टाइम से, तो हमको 30 किलो अनाज एक आदमी पर मिलना चाहिए, पर वो मिलता है 5 किलो। तो 25 किलो ये सरकार हम लोगों को हर हमेशा कर्जा में गिराता है। किसी में 10 परिवार है, किसी में 20 परिवार है, किसी में 5 परिवार है, इस तरह का परिवार है। तो सोच लीजिए कितना कर्जा में गिरते हैं। वो कर्जा का मार हमने सहते हैं। दूसरा कि अब तो रोटी पर भी टैक्स लगाया है, तो कैसे हम भरपाई कर पाएंगे हम लोग? ये बड़ी बात है कि हम सोचते रहते हैं इस पर कि क्या अनाज जो हम लोग उगाते हैं, या मजदूर हो या किसान हो, कैसे उगाते हैं और हमारे लिए उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 1.25 कुंटल कर्जा में गिरता है, और नौकरी किसी के घर में नहीं है जो राशन कार्ड धारी है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों का नहीं, सरकार को चुनते हैं इसीलिए कि आप उसका जवाबदेही है। बिल्कुल सही बात। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। बहुत ही जरूरी बात आपने भी रखी, और सभी दोनों वक्ताओं ने भी, जो सवाल आए कि मतलब ये, जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की बात करते हैं, जो भारत सरकार ने 2013 में पास किया था, वो पूरे कानून की जो लड़ाई रही है वो खाद्य संप्रभुता की ही लड़ाई थी, फूड सॉवरेनिटी की ही लड़ाई थी, जिसे पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से तो उसी रूप में नहीं लाया गया, लेकिन वो लड़ाई अभी भी जारी है। जब हम बात करते हैं और खाद्य पदार्थों का पीडीएस में और बाकी जो कार्यक्रम हैं इस कानून के तहत उसमें लाने की, तो वो उस संप्रभुता की ही मांग करता है। जब हम तेल, मोटे अनाज और तिलहन दलहन इन सब की जब बात करते हैं इसमें शामिल करने की, तो हम खेती किसानी की भी बात करते हैं, जो लोगों को उचित दाम पे मिलने वाला जो खाद्य वस्तु है उसकी भी बात करते हैं। आज जब तेलों का दाम, खाद्यान्न तेल का दाम हो या फिर सब्जियों का दाम जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कभी भी किसी भी समय पे, तो उसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि वो हमारे जो खाद्य सुरक्षा कानून है उससे बाहर है। अगर आप तुलना करेंगे जो खाद्य पदार्थ हमें पीडीएस के जरिए मिलता है उनके दामों की, तो उनके दाम बाजार में भी स्थिर रहते हैं। अगर उसकी तुलना अगर हम बाकी खाद्य पदार्थ से करें जो बाजारों में मिलते हैं लेकिन हमारे पीडीएस में या फिर बाकी योजनाओं में नहीं मिलते हैं, तो इसका बहुत बड़ा एक जुड़ाव है। और इसको, कानून को और मजबूत करने की जो मांग है वो अभी भी जारी है, और वो बहुत जरूरी है। और ये जितने भी आज चर्चाएं हुई उसमें भी वो निकल के आया कि खाद्य सुरक्षा कानून का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, और वो इन सभी आयामों को अपने दायरे में ले सकता है, और एक तरह से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सेहत की सुरक्षा, पोषण की सुरक्षा को बरकरार रख सकता है। अभिषेक कुमार दास जी का हाथ खड़ा, आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते जी शुक्रिया राजशेखर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हम पूरी तमाम चर्चाओं में ये हमने चर्चा किया और सुना इसके बारे में, तो इस स्थिति में, इस संदर्भ में हमारे पास क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका हम उपयोग करके ये जो मुद्दे हैं या फिर जो ये सब चीजें हैं उसको हम ला सकते हैं और उसको हम सामने ला सकते हैं, या फिर इसको ग्रीवेंस में डाल सकते हैं, या फिर इसको हम डील
कर सकते हैं, और उसको इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, खास करके ग्रामीण स्तरों पे, ग्रास रूट लेवल पे? लेनिन जी, अगर आप इस पे थैंक यू। बात रखें। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे सवाल हैं। पहली चीजें, एक तो मैं इससे पहले बता दूं कि मैं काम करता हूं 20-25 सालों से मुसहर कम्युनिटी में। यही खाद्य सुरक्षा और ये सब चीजें थोड़ा किचन गार्डन करके जिंदगी इतनी बदली है कि पहली बार मुसहरों के बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में गए हैं और कुछ हम लोगों की मदद से बाहर भी गए हैं पढ़ने के लिए। तो कम से कम ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई जब चलती है तो लड़ाई में जो है, ये जो इतनी पुरानी जो जात व्यवस्था है और जो पैट्रियार्की है, उसको जो तोड़ने का इंच बाय इंच का झगड़ा है। और हमेशा खाद्य संप्रभुता ही हमारा सबसे बड़ा नारा है, बिना उसके हम खत्म नहीं होंगे। और वो बिना एक समाजवादी समाज के बिना पूरा नहीं हो सकता, वो सबको भी पता है, और ये पूंजीवादी समाज है। और जो दास जी ने पूछा, उसमें हमको लगता है कि गांव से हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे कि जीएम फूड्स को लेके। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है एफएसआई, मतलब सुने ना सुने, एक तो जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मैं केस नंबर दे दूंगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा पिटीशन जाना चाहिए कि गांव में क्या स्थिति है, और हमको वार्निंग लेनी चाहिए। एफएसआई को भी लिखिए, लोगों को भी लिखिए, और इसको मुद्दा बनाइए। इलेक्शन में, इलेक्शन आने वाला है 2024 का। हम अगर ये मुद्दे को छोड़ देंगे कि जो है, और ये 5 किलो अनाज वाला भी मुद्दा बनाइए कि भाई ये 5 किलो अनाज अनाज नहीं चाहिए, आप ये कोई खैरात हमको नहीं दे रहे। जो बात वंदना जी ने कहा कि हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारा इंटाइटलमेंट है, हमारा अधिकार है, एक्ट के तहत दे रहे हैं, आप इसको और बढ़ाइए। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग जो लड़ाइयाँ थी दलहन की, दालों की, ये सब चीजों की, डाइवर्सिटी की, उसको हम मजबूत करें। इस्कान वाले पे हमला बोले, और जो है इसको हम नीचे से जो है मतलब मुद्दा बनाना जो है शुरू करें जो है। और खास करके जो स्कूलों में अभी अभी हुआ है कि 100 मीटर की दूरी पे, अभी किसी ने राजस्थान में लिखा कि क्या स्कूलों में जो है ये पैकेट फूड खाना तो नहीं दे रहे हैं सर। तो अगर स्कूलों में दे रहे हैं तो उसका लिखा पढ़ी कीजिए, उसका कानून है, मैं भेज दूंगा आपको। जो है व्यवसायी उसका तो प्रचार कर नहीं रहा है। और जो ये इंटरेस्ट है कंपनियों का, उनसे कहिए कि भाई आप कंपनियों को नहीं, पीडियाट्रिशियंस को, न्यूट्रिशन के जानने वाले जो इस देश का एनआईएन है, एम्स है, इनको शामिल कीजिए। इसकी हम लोग लगता है कि चिट्ठी अगर भेजते हैं, इसका काफी असर होगा जो है। और ऑलरेडी जो है बंदा जी जो बता रही है कि नापी जो है इसके ऊपर काफी काम कर रहा है, तो उस कैंपेन में शामिल होना चाहिए। जो है जंक फूड बंद करने का भी आंदोलन शुरू करना चाहिए जो है, मतलब मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। तो हमें लगता है कि अगर लोगों से बात करें, माओ के आप टेस्टमनी लें, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं कि कैसे पहुंच गया है, मतलब तो और लोगों की समस्याओं को लाएं, तो हमें लगता है कि हम लोग काफी चीजें खड़ा कर सकते शुक्रिया लेनिन जी। ये भी बहुत जरूरी था कि किस तरीके से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। और इस तरह की चर्चा करने का भी जो उद्देश्य यही था कि जब ये सारी जो समस्याएं चल रही हैं, उन पर हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। और उसी उद्देश्य के साथ शायद हम उसमें कामयाब भी हो पाएंगे कि यहाँ पे जो साथी इन बातों को साझा किया, जो जरूरी सूचनाएं थी इन सारे मुद्दों से जुड़ी, तो वो उसको आगे ले जाने का काम भी राइट टू फूड कैंपेन और बाकी जो अभियान यहाँ जुड़े हैं उनके तहत करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल इलेक्शन के कारण और भी ज्यादा जरूरी होता है कि हम इन मुद्दों को ही केंद्र में लाएं और इस पर ही फोकस हो, किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी राजनीतिक शक्तियों का, और वो इनको ही एक मुद्दा बना के चुनाव में आए, लड़े। यदि और सवाल नहीं है तो हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। जो भी एक तरह से निकल के आया है, बिल्कुल वो हम साथियों के साथ शेयर करने का कोशिश करेंगे। अ, आप हम राइट टू फूड कैंपेन के ईमेल एड्रेस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आगे कोई भी इस तरह से आपको हल, मतलब सूचनाएं चाहिए या फिर मदद, तो वो हम कर पाएंगे। इसके अलावा इस तरह की चर्चाएं आगे भी करने की कोशिश है, और हम इसी तरीके से बाकी मुद्दों पर भी एक तरह से चर्चाओं के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। और आप हमारे सोशल मीडिया के पेज पर भी जा सकते हैं। रोजी रोटी अभियान इंस्टाग्राम पे है, राइट टू फूड कैंपेन फेसबुक पर, और
रोजी रोटी के नाम से ट्विटर एक्स पर हमारा पेज है, तो उसको लाइक करके उससे हमारी डेली अपडेट भी आप ले सकते हैं। एंड ईमेल आईडी पे बिल्कुल आप हमारे जुड़िए, ताकि हम बाकी जो मटेरियल है, सूचनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाते रहे।